गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, गुड नाइट। जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं, चलिए हम लोग बात करते हैं रॉक मैकेनिक्स, एक नया चैप्टर की ओर हम शुरुआत करते हैं। एक्चुअली हम लोग शुरुआत कर चुके थे। अगर आप स्टार्टिंग से हमारा क्लास कर रहे हैं और रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि रॉक मैकेनिक्स का बहुत सारा जो पॉइंट है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम आपको बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो जाके ज़रूर देखिएगा, आपको मिल जाएगा ग्रुप में ही, या फिर एक काम करूँगा मैं खुद ही आपको सेंड कर दूंगा, तो उसके लिए आपको फिक्र लेने का ज़रूरत नहीं। तो प्रीवियस क्लास में जो रॉक मैकेनिक्स के क्लासेस हम लोगों ने करवाया था उसमें कुछ बेसिक चीज़ों को हमने बताया था। एक बार हम फटाफट उसको रिकैप करते हैं। सबसे पहले तो हमने बताया था कि रॉक क्या होता है, चट्टान क्या होता है। तो चट्टान के बारे में बोले थे कि नेचुरली ऑकरिंग एक अर्थ का मटेरियल होता है जिसमें एक या एक से मिनरल से ज़्यादा मिलकर बना होता है। रॉक का डेफिनेशन तो आपको पता होगा। फिर इंजीनियरिंग जूलॉजी के बारे में बताए थे कि इंजीनियरिंग जूलॉजी क्या होता है। तो इसको डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ जूलॉजिकल फंडामेंटल टू इंजीनियरिंग प्रैक्टिस, यानी कि जूलॉजी का सिद्धांत का उपयोग करते हुए कुछ इंजीनियरिंग वाला चीज़ आप बनाते हैं तो उसे आप इंजीनियरिंग जूलॉजी कहते हैं। फिर आपको हमने रॉक मैकेनिक्स का डेफिनेशन बताया था कि रॉक मैकेनिक्स क्या होता है। इसमें हमने बताया था कि जो चट्टान होते हैं, कंसर्न विद द स्टडी ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ रॉक टू एन अप्लाइड डिस्टर्बेंस काउज्ड बाय नेचुरल और इंजीनियरिंग प्रोसेस, यानी कि जो चट्टान होते हैं, चट्टान में अलग अलग फिनोमिना जब ऑकर होता है, अलग अलग डिस्टर्बेंस आता है, अलग अलग नेचुरल फेनोमिना होता है, इन सब के स्टडी को हम लोग रॉक मैकेनिक्स कहते हैं। इनमें कितना, मतलब कि कोई चट्टान में किधर से कितना फोर्स लग रहा है, कितना स्ट्रेस लग रहा है, कितना क्षमता वो सह सकता है, इन चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम रॉक मैकेनिक्स कहते हैं। फिर आपको रॉक इंजीनियरिंग के बारे में हमने बताया था। रॉक इंजीनियरिंग क्या होता है? इंजीनियरिंग तो एक तरह से ये इंजीनियरिंग जूलॉजी जैसा ही है। डील्स विद इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल एंड, मतलब कि रॉक मैकेनिक्स का इस्तेमाल करते हुए अगर आप कुछ बनाते हैं तो उसे आप रॉक इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है। देन आपको कुछ बेसिक चीज़ें हमने और भी बताई थी रॉक के बारे में। जस्ट अ सेकेंड। कुछ बेसिक चीज़ें हमने और भी बताई थी रॉक के बारे में, कि रॉक जो होता है इसमें मिनरल ग्रेन होता है, एक मेन चीज़ मिनरल का ग्रेन होता है। और दूसरा होता है ग्लू। आप सिर्फ ग्रेन को रख देंगे, चिपका देंगे तो चिपकेगा तो नहीं, तो ग्रेन को जोड़ने के लिए, यानी मिनरल का छोटा छोटा दाना को, छोटा छोटा कण को जोड़ने के लिए जो चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है नेचर के द्वारा, उसे हम ग्लू कहते हैं। इसमें भी फिर हम आपको बताए थे कि नेचुरल जो मिनरल का नेचर होता है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। जैसे कि वो क्रिस्टलाइन नेचर का हो सकता है, मिनरल का ग्रेड में क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है जनरली। ठीक है, इसमें भी बहुत सारा है। पॉली क्रिस्टलाइन था, उतना डिटेल में खैर पढ़ने की जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी हम आपको समझाए थे क्योंकि आपके पोर्शन सिलेबस का एक पोर्शन है। इसके बाद आपको हम बताए थे कि नॉन क्रिस्टलाइन होता है। तो ये सब हम आपको कुछ आइडिया दे चुके थे। ठीक है, एमॉर्फस भी होता है। और दूसरा हमने ग्लू के बारे में बताया था कि बहुत सारा ग्लू का मटेरियल जो होता है उसमें से एक आपका टेरोजीनियस मटेरियल होता है। टेरोजीनियस मटेरियल जैसे कि आयरन होता है, आयरन ग्लू का काम करता है। नेचर में आयरन भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन, सेकंड नंबर पे होता है सिलिकॉन, थर्ड नंबर पे होता है एल्यूमिनियम और फोर्थ नंबर पे होता है आयरन। नर्थ क्रस्ट जो बना है 98% जो है वो 8 प्रकार के मिनरल से मिलके बना हुआ है। 8 प्रकार के मिनरल से मिलकर बना हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, अल्युमिनियम, आयरन, इसके बाद इधर आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटासियम और सोडियम, ये 8 मिनरल से मिलके 98% अर्थ क्रस्ट बना हुआ है। इसके बारे में डीजे देशमुख चैप्टर नंबर 1 में आपको अच्छे से दिया हुआ है, एक डाटा बना के, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। हालांकि हम लोग आते हैं आगे। हमने बता रहा था फेरोमैग्नेटिक, या फेरोमैग्नेटिक कह रहा हूँ सॉरी, टेरोजीनियस मटेरियल। टेरोजीनियस मटेरियल के बारे में ये सब पहले क्लास का है, ये हम पहले पढ़ा चुके हैं, ये अछूता नहीं है आपसे। रॉक मैकेनिक्स का हम एक क्लास ले चुके हैं। ठीक है। तो फेरोजीनियस मटेरियल जिसको हम लोग आयरन कहते हैं। इसके बाद आपका कैलकोरियस मटेरियल होता था जो जोड़ने का काम करता था, जिसमें कैल्शियम है। इसके बाद आपका आर्गीलेसियस मटेरियल होता था जिसे हम एमजी कहते थे। ये सब इंस्पेक्टर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे, इसलिए हम लोगों ने इतना डिटेल में बताया था। अगर आप माइनिंग सरदार, ओवरमैन या ये सब की तैयारी करते तो फिर इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं था आपको। इसके बाद हमने सिलिकस मटेरियल के बारे में बताया था, सिलिकस मटेरियल जो कि आपका सिलिकॉन था। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा चारों चीज नेचर में बहुत ज़्यादा मिलता है, मैग्नीशियम भी, कैल्शियम भी, आयरन भी और सिलिकॉन भी। ठीक है, तो ये ग्लू के बारे में बताया था। अब ग्लू में भी विद इन मिनरल ग्रेन विद इन एट एवरी, खैर उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं था, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने रॉक मास के बारे में बताया था। रॉक मास
तो बोला गया है कि जो वेरियस डिसकंटिन्यूटीज के साथ मौजूद हो से हम रॉक मास कहते हैं। बहुत सारा डिसकंटिन्यू, जैसे इसमें क्रैक हो सकते हैं, फीजर हो सकते हैं, छोटे छोटे छेद हो सकते हैं, वॉइड्स हो सकते हैं, गड्ढा हो सकता है, जॉइंट हो सकता है, दो चट्टान आपस में जॉइंट कर जाए, जूलॉजिकल फॉल्ट है, जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, शियर जोन है, थ्रस्ट जोन है, ये सभी आपके रॉक मास के अंडर में आ जाते हैं। देन आपको हमने शुगर क्यूब बताया था, इसके बारे में बोला था कि एक क्वेश्चन पूछता है कभी कभी ऐसे घुमा करके। चलिए हम क्वेश्चन पूछते हैं। स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द ब्लॉक ऑफ रॉक मास, स्मॉलेस्ट साइज ऑफ ब्लॉक ऑफ रॉक मास इज नॉन एज। पहला ऑप्शन है आपका ग्रेन, दूसरा ऑप्शन है आपका पार्टिकल, तीसरा ऑप्शन है आपका शुगर क्यूब, और चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिच। इसका आंसर बताइएगा, जो हम क्लास किए होंगे उसको पता होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा शुगर क्यूब। शुगर क्यूब क्या होता है? स्मॉलेस्ट साइज ऑफ ब्लॉक ऑफ द रॉक मास, यानी कोई बड़ा सा चट्टान है, चट्टान को तोड़े 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 तोड़ के जो सबसे छोटा वाला पार्ट हम निकालते हैं उसे हम शुगर क्यूब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शुगर क्यूब कहते हैं। इसको याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द ब्लॉक ऑफ द रॉक मास। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, रट लीजिए, तोता जैसा रट लीजिए, बहुत सारा चीज आपको रटना पड़ेगा, माइनिंग में जरूरी है। शुगर क्यूब क्या है? स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द ब्लॉक ऑफ रॉक मास इज नॉन एज शुगर क्यूब। स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द ब्लॉक ऑफ द रॉक मास इज नॉन एज शुगर क्यूब। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने फील्ड एप्लीकेशन के बारे में बताया था कि भैया रॉक मैकेनिक्स आप पढ़ तो लेंगे, इस्तेमाल कहाँ करेंगे? तो हमने बताया कि भैया आप जब टनल बनाते हैं, सुरंग बनाते हैं, उसमें तो आप इसी का इस्तेमाल करते हैं ना। जब आप ब्रिज बनाते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। जब आपका डैम बना रहे होते हैं तब इसका इस्तेमाल करते हैं। जब कभी लैंड स्लाइड से आपको बचना होता है, लैंड स्लाइड के लिए आपको डेकोरेशन मतलब कुछ बनाना पड़ता है उससे रोकने के लिए, तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ओपन कास्ट चला रहे हैं तो कुछ चीज़ों में देखना पड़ता है आपको, मेजरमेंट पिलर वगैरह शुरू बनाते हैं ना, जब ओपन कास्ट माइंस खोलते हैं तो मेजरमेंट पिलर बनाते हैं, तो उसमें भी आपका इसका योगदान है। फिर आपको अंडरग्राउंड माइंस में तो इसका योगदान है ही है, है ही है ही है। ठीक है, तो ये सब के बारे में हम आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बता चुके थे। ठीक, चल आगे बढ़ा जाए। बाकी डीप स्ट्राइक सब सबको तो बताने की जरूरत नहीं था। और ओके, ठीक, चलिए ओके, मैं देख लेता हूँ और कुछ। अभी दो चार गो टर्म से आपको हम रूबरू कराना चाहते हैं और उसको हम डिटेल बाय डिटेल, लाइन बाय लाइन समझाना चाहते हैं। टॉपिक का नाम है लेबोरेटरी टेस्टिंग ऑफ रॉक्स। लेबोरेटरी टेस्टिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है, लेबोरेटरी टेस्टिंग ऑफ रॉक्स। ओके, जस्ट ए सेकंड, मुझे देखना पड़ जाएगा यार, थोड़ा दिमाग से उतर गया है। ओके, चलिए बहुत पहले पढ़े हुए थे तो थोड़ा सा हमको किताब उलट पुलट करना पड़ रहा है। ओके, क्या कर सकते हैं। चलिए हम बहुत पहले पढ़े हुए थे, ऑनलाइन क्लास किए थे, एक आईआईटी की प्रोफेसर थी महेश्वरी मैडम, तो उनसे क्लास किए थे, तो उन्हीं का बहुत सारा, उसी के चलते रॉक मैकेनिक्स में थोड़ा सा डीप में क्लियर है और इतना डिटेल में हम आपको बता पा रहे हैं, जो कि इंस्पेक्टर लेवल का है। नहीं तो मेरा रॉक मैकेनिक्स बहुत कमज़ोर था, बहुत ख़राब था, बहुत गंदा था। लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको वही शब्द टू शब्द को अपनी भाषा में आप तक पहुँचा रहे हैं। चलिए, लेबोरेटरी टेस्टिंग ऑफ रॉक्स। लेबोरेटरी टेस्टिंग ऑफ रॉक में हम लोग जनरली कोई भी चट्टान उठाएंगे, चट्टानवा उठा के अब ओकरा जांच करेंगे। अब ओकरा जब जांच करेंगे तो पहले तो बाहरी जांच करेंगे, बाहर से चट्टान कितना मजबूत है। ठीक, उसके बाद उस चट्टान के अंदर में का है नहीं है। अब जो रॉक मास उठाए ना सर, आप तो रॉक मास उठाए, अब इस रॉक मास में कोई भी चट्टान हो सकता है। हो सकता है ऊपर में एसिडिक चट्टान हो, यानी ग्रेनाइट का रॉक हो। ठीक, हो सकता है नीचे जाएंगे तो आपको बेसिक टाइप का चट्टान मिले, यानी बासाल्ट टाइप का चट्टान मिले। तो आपको कैसे पता चलेगा? जांच करिएगा तब पता चलेगा। तो जांच कैसे कीजिएगा? आपको उस चट्टान का सैंपल लेना पड़ेगा। आपको उस चट्टान का इनर सैंपल लेना पड़ेगा, यानी अंदर का सैंपल, जिसे हम लोग कहते हैं इनर कोर। क्या कहते हैं? इनर कोर कहते हैं। ठीक, और उसके बाद बाहर का भी सैंपल आप लेंगे, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा का, जिसको आप लोग आउटर कोर कहते हैं। तो कुल मिलाकर के लेबोरेटरी टेस्टिंग में आप चट्टान जो है अलग अलग जगह से सैंपल लेते हैं, उठाते हैं, उठा के प्लास्टिक में डालते हैं या सील्ड एयर सील्ड कंटेनर में डालते हैं,
आपको लैब में ले जाते हैं और लैब में ले जाके उसका अलग अलग प्रकार का जांच करते हैं, अलग अलग चीज़ पता करने के लिए। वो अलग अलग चीज़ क्या क्या है सर? स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? कितना क्षमता है उसका, कितना वो फोर्स सह सकता है, इसे हम स्ट्रेंथ कहते हैं। इसके बाद स्ट्रेन है, कितना प्रेशर वो झेल रहा है और बेसिकली उसका रिस्पॉन्स क्या है बताते हैं आगे। तो इसके बाद कुछ कुछ और भी चीज़ हम लोग देखते हैं, कंटेंट क्या है उसमें, कौन कौन सा मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, उसमें पोरोसिटी कितना है, ठीक है। इसके बाद इसमें लिक्विड है, गैस है, क्या है, कौन कौन सा सॉल्यूशन उसमें मिला गया है, कैसे बना है, फॉर्मेशन कैसे हुआ उसका, है ना, उसमें ग्रेन साइज क्या है, क्रिस्टलाइन क्या है, कलर क्या है। तो बहुत सारा चीज़ हम लोग देखते हैं लैब टेस्टिंग से, ठीक है। तो कुल मिलाकर के लैब टेस्टिंग ऑफ रॉक्स में क्या करते हैं हम, कौनों चट्टान को उठाते हैं और उठा के लैब में जाते हैं, जांच करते हैं, जांच करके पता करते हैं कि उसमें क्या क्या मटेरियल है, ठीक। चल यहाँ तक आपको बूझ गए हैं। चलिए अभी हम लोग आते हैं रॉक कोर, ठीक है, ओके। इतना डिटेल में तो जानने का जरूरत नहीं था, चलिए कोई नहीं। अब हम लोग आते हैं इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज का हम लोग जांच करते हैं, यानी कुल मिलाकर के लैब टेस्टिंग करते हैं, कौन कौन सा चीज़ का टेस्टिंग करते हैं। अब हम आपको लिखाते जा रहे हैं, आप लिखते जाइए, समझ में आए बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, रट लीजिए क्या क्या है। चलिए बताते हैं। सबसे पहले है यू अनकॉन्फाइंड, अनकॉन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, अनकॉन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। अनकॉन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट क्या होता है इसके बारे में आपको हम बता देते हैं। अनकॉन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट से हमको कुछ बातें पता चलती है, जांच करने के बाद कोई भी चट्टान का कुछ बातें पता चलती है। क्या पता चलता है? सबसे पहले तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता चलता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता चलता है। इसके बाद हमको पता चलता है उसका पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो क्या होता है। पॉइजन्स रेशियो अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है, जो हम आप ही आगे आपको पढ़ाएंगे। पोरोसिटी कैसे निकालते हैं, है ना, ये सब कुछ बातें हैं, ड्राई यूनिट वेट वगैरह। तो बेसिकली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता चलता है ना। तो इसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन रिस्पॉन्स पता चलता है। तो कभी आपसे पूछा जाएगा कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इनमें से कौन सा टेस्ट से पता चलता है, दो चार को नाम दे देगा, तो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट अगर आपको दिखेगा तो आपको उसमें टिक मारना है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इससे पता चलता है। अब आते हैं दूसरा, बेसिकली आपको पहला वाला लाइन ही इंपॉर्टेंट, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है पहले ये समझते हैं। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव कंप्रेशन टेस्ट से आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता चलता है, ठीक है। इससे क्या पता चलता है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको पता चलता है, ओके। इसको हम सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मुझे कुछ समझ दीजिए, हमको उलट पुलट करना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा सा दिमाग में डाटा नहीं रहता है, इसीलिए हमको देखना पड़ रहा है, बट कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा, यही मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेंथ क्या होता है। एक चट्टान है, ठीक है, इस चट्टान को हम इधर से भी कंप्रेस कर रहे हैं, इधर से भी कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब दोनों मिला के हम दोनों तरफ से इसको दाब रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों तरफ से दाब रहे हैं, इधर से भी फोर्स दे रहे हैं, इधर से भी फोर्स दे रहे हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपका क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लियर नहीं होगा तो फिर आपको बड़ा समस्या होगा, जो मेरे साथ हुआ था। तो आपको हम बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करें फिर टॉपिक पे आते हैं। समझिएगा, एगो ये क्या है, ये रॉक है, पत्थर है, पत्थरवा को इधर से फोर्स दे रहे हैं, इधर से फोर्स दे रहे हैं, दोनों तरफ से दे रहे हैं। तो इस फोर्स को हम क्या कहेंगे? इस फोर्स को या इस स्ट्रेंथ को, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंप्रेसिव, कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसको क्या बोलेंगे? कंप्रेसिव स्ट्रेस। हम लोग बोलते हैं ना आज काम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है भाई, मतलब काम का बहुत भार है। स्ट्रेस का मतलब क्या है? वजन दे रहे हैं, दोनों तरफ से प्रेशर दे रहे हैं, काम का बहुत प्रेशर है, बहुत स्ट्रेस है, टेंशन है ज़िंदगी में, बहुत स्ट्रेस। तो वो क्या है? बेसिकली वजन है, प्रेशर है, फोर्स है, ठीक। तो दोनों तरफ से जब हम प्रेशर दे रहे हैं तो ये कंप्रेस हो रहा है। अब एक बोतल लीजिए, आप बोतल को लेने के बाद इधर दोनों तरफ से दाबिएगा तो क्या होगा? बोतल और पिचक जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या बोलेंगे इसको? कंप्रेसिव स्ट्रेस।
एक हो गया पहला टाइप कंप्रेसिव स्ट्रेस। दूसरा टाइप क्या होता है इसको समझिएगा। मान के चलिए ये एक रॉक है, इस रॉक में फोर्स का डायरेक्शन कुछ ये डायरेक्शन, मतलब एक तरह से इसमें खिंचाव आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है? खिंचाव आ रहा है, तनाव आ रहा है। तो तनाव को क्या बोलते हैं सर? तनाव को क्या बोलते हैं? तनाव को बोलते हैं टेंशन। टेंशन, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस। क्या नाम हो जाएगा इसका? टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस, समझ रहे हैं आप? मतलब कि खिंचाव आ रहा है, तनाव आ रहा है, मतलब ये जो चट्टान है, चट्टान को दोनों तरफ से खींचा जा रहा है, पकड़ के रस्सा से खींचा जा रहा है ना। जनरली नेचुरली ऐसा होता है, क्योंकि दो एक चट्टान जो कमजोर होते हैं, दोनों साइड का चट्टान, अगर मान लीजिए प्रेशर आर्क, बहुत सारा प्रेशर का डायमेंशन होता है, अगर ऊपर से फोर्स पड़ रहा है तो बहुत सारे कारण है जिसके कारण साइड साइड में फोर्स ऐसा इस डायरेक्शन में लगता है, कितना डिटेल में जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें क्या आ रहा है? टेंशन आ रहा है, तनाव आ रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे इसको। इसको कौन सा स्ट्रेस कहेंगे? इसको कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है। और तीसरा जो स्ट्रेस होता है उसमें क्या है? मान के चलिए एगो चट्टान है, ठीक है। उस चट्टान में जो डायरेक्शन है वो फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन एक एक्सिस पे नहीं है बल्कि अलग अलग एक्सिस पे है। पहला वाला में जब आप कंप्रेसिव में देख रहे हैं तो एक एक्सिस के अलोंग था, मतलब एकदम बराबर बराबर डायरेक्शन में बराबर बराबर फोर्स पड़ रहा था, तो उसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते थे। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोना कोना पे पड़ रहा है, एक कोना में इधर से प्रेशर पड़ रहा है, एक कोना में इधर से प्रेशर पड़ रहा है। तो इसको आप क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे शियर स्ट्रेस। इसको क्या बोलेंगे? शियर स्ट्रेस बोलेंगे। एक बार हम फिर से रिकैप करते हैं। स्ट्रेस आपने पढ़ा, स्ट्रेस क्या होता है? कब स्ट्रेस, स्ट्रेस का बेसिकली तीन टाइप होता है। तीन टाइप होता है। कौन कौन सा टाइप होता है? पहला टाइप हमने बताया कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये सब कोई किताब में आपको मिलने वाला नहीं है, खोजिएगा तो बहुत मुश्किल से मिलेगा। कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या बताया था हमको? दोनों तरफ से आप कोई चट्टान को कंप्रेस कर रहे हैं तो उसे कंप्रेसिव स्ट्रेस स्ट्रेस कहेंगे। दूसरा होता है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस मतलब कि जो चट्टान है इसको आप दोनों तरफ से दाब रहे हैं तो इसको टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस का मतलब है कि एक चट्टान है उसको ई कोना और ई कोना से दाब रहे हैं, ई कोना से प्रेशर लग रहा है, तो इसको शियर स्ट्रेस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? शियर स्ट्रेस कहेंगे। अभी ये जो चट्टान है जितना हद तक ये सह सकता है, जितना हद तक कंप्रेसिव स्ट्रेस सह सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे? उस चट्टान का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलेंगे। क्षमता, जितना हद तक ये सह सकता उसके बाद वो टूट जाए, जितना हद तक वो सह सकता है उसी चट्टान का उसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसी तरह से जितना टेंशन स्ट्रेस वो सह सकता है, टेंसाइल स्ट्रेस सह सकता है, उसको हम उस चट्टान का क्या बोलेंगे? टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलेंगे। टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलेंगे उससे उस चट्टान का। ठीक, इतना बुझ गए आप? बुझ गए आप? तो हमने आपको क्या बताया? कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है? दोनों तरफ से फोर्स लगता है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। आज जितना वो सह सकता है, जो चट्टान जितना कंप्रेसिव स्ट्रेस सह सकता है उसको उसका हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं, कंप्रेसिव क्षमता। इसी तरह से टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है? जब दोनों सॉरी कम टेंसाइल का हम थोड़ा फोटो अलग बना दिए, है ना, माइंड नहीं खींचेगा आई होप। टेंसाइल क्या है? देखिए दोनों तरफ से खिंचा रहा है तो उसको टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे, लेकिन जितना छह सह क्षमता वो छह सह सकता है उसे हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कहेंगे। और शियर स्ट्रेस क्या होता है? जब कोना कोनी लगता है फोर्स तो उसको शियर स्ट्रेस कहते हैं, और जितना वो क्षमता सह सकता है उसे हम शियर स्ट्रेंथ कहते हैं। तो ये स्ट्रेंथ का जांच होता है कि भाई कितना ये कंप्रेसिव स्ट्रेस सह सकता है चट्टान, ये इसका जांच होता है। कितना टेंसाइल स्ट्रेस सह सकता है ये चट्टान। शियर स्ट्रेंथ का जांच होता है कितना शियर स्ट्रेस सह सकता है ये चट्टान। ठीक है, चलिए अब हम लोग नाम लिखने फटाफट फटाफट चाटना शुरू कीजिए। एकदम नहीं समझ में आया रट लीजिए, कोई उपाय नहीं है, इसको रटना पड़ जाएगा, है ना। तोता जैसा चाट लीजिएगा। दो तीन को टेस्ट है, इससे इसका पता चलता है, इससे इसका पता चलता है। फटाफट लिखते जा रहे हैं, फटाफट देख लीजिएगा। सबसे पहले है अनकॉन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। अनकॉन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट से किसका पता लगता है सर? अनकॉन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का पता लग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का पता लगता है। जैसे कि नाम में ही कंप्रेशन है तो आप समझ गए बुद्धि लगा के, अरे यार कंप्रेशन, अच्छा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का पता लगता है। तो नाम पूछता है कि अनकॉन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट से किसका कौन सा फोर्स का पता लगता है, कौन सा स्ट्रेंथ का पता चलता है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का पता चलता है। इनमें से कौन सा फैक्टर को नापा जाता है? ऐसे चार को ऑप्शन दे देगा।
कॉन्फाइंड रटिएगा। अभी हम थोड़ा देर में आपको क्वेश्चन करवाएंगे, डोंट वरी, एकदम दनादन आपको रटते जाना है। अगला क्वेश्चन है भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, बहुत से ज़्यादा, बहुत से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राजीलियन टेंसाइल टेस्ट से कौन सा स्ट्रेंथ का पता चलता है? ब्राजीलियन टेंसाइल टेस्ट से कौन सा चीज का पता चलता है? इसको शॉर्ट में बोलते हैं ब्राजीलियन टेस्ट। इसको शॉर्ट में कहते हैं ब्राजीलियन टेस्ट। अगर ब्राजीलियन टेंसाइल टेस्ट लिखेगा तो हो सकता है आपको जुगाड़ लगा के आप आंसर ले आइएगा, है ना, थोड़ा बुद्धि लगाइएगा। टेंसाइल वर्ड है तो समझ जाइएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ का पता करते हैं। लेकिन अगर नहीं दिया तो, खाली बेंजाइल टेस्ट लिख दिया तो, ब्राजीलियन टेस्ट लिख दिया तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा इससे हम किसका पता लगाते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ का पता लगाते हैं। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, मेरे जज्बात पे जाइएगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ का पता लगता है ब्राजीलियन टेंसाइल टेस्ट से, या ब्राजीलियन टेस्ट से टेंसाइल स्ट्रेंथ का पता चलता है। एकदम रट लीजिए, तोता जैसा रट लीजिए। मोस्ट बहुत मोस्ट बहुत मोस्ट मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, चलिए ओके। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो शायद डीजे देशमुख में भी दिया है कि नहीं, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। ओके ओके, कोई बात नहीं, चलिए हम आपको एक बार देखिए डीजे देशमुख में मैं कंफर्म कर लेता हूँ। ये वाला क्वेश्चन पूछा था क्या, पूछा था क्या, मैं इंपॉर्टेंट मार दूंगा। ठीक है ओके। अगला क्वेश्चन जो डीजे देशमुख में भी लिखा हुआ है और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नाम अगला मैं लिखने जा रहा हूँ। उसका नाम है ट्राई एक्सियल लोड टेस्ट। ट्राई एक्सियल लोड टेस्ट से हम कौन सा स्ट्रेस का पता लगाते हैं? तो फटाक से दिमाग में आना चाहिए, नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, रट लीजिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जांच ट्राई एक्सियल लोड टेस्ट से करते हैं, ट्राई एक्सियल लोड टेस्ट से करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये सब खाली 4-5 लाइन अगर रट नहीं पाएंगे तो क्या रटेंगे यार। अगर रॉक मैकेनिक से 4 को 5 को टेस्ट का नाम नहीं रट पाइएगा तो क्या रटिएगा। पूछता है जरूर रटिएगा। अभी आपको नहीं लगेगा कभी, यूपीपीएससी है बाबू, कुछ भी पूछ सकता है। यूपीएससी में कोई हम सर पैर हाथ मुड़ी कुछ नहीं होता है ना, कि किताब में लिखा तो यही पूछेगा, नहीं लिखा नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको डिटेल में अध्ययन करना पड़ेगा, इसीलिए हम डिटेल में पढ़ाए हैं हर टॉपिक को, हर चैप्टर को, घुस घुस के पढ़ाए हैं। आपको एग्जाम दीजिएगा समझ में आएगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनी एक्सियल। ओ भाई साहब, पूछा पूछा क्वेश्चन, ओ भाई साहब यूनी एक्सियल, इसका पूरा नाम लिखें कहीं फंस ना जाए। चलो पूरा नाम लिख ही देते हैं, यूनी एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट इसका पूरा नाम है, लेकिन इसको शॉर्ट में कहते हैं यूनिएक्सियल टेस्ट। तो हो सकता है आपको शॉर्ट में ही नाम देगा। इससे हम किसका जांच करेंगे बताने की जरूरत नहीं, नाम में ही आंसर है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जांच करेंगे। इसको एकदम छाप लो, इसको एकदम छाप लो, दिमाग में नोट कर लो। क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं। इसको हम फोटो ले लेते हैं यार, मेरे दिमाग में भी नहीं रहता, इसको देखना पड़ेगा बीच बीच में। चलिए, तो अनकॉन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट हम कंप्रेसिव टेस्ट से करते हैं, या अनकॉन्फाइंड टेस्ट इसको हम लोग शॉर्ट में कहें तो, इसको भी हम लोग शॉर्ट में कहते हैं अनकॉन्फाइंड टेस्ट। तो अनकॉन्फाइंड टेस्ट बोलेगा, इसको ब्राजीलियन टेस्ट बोलेगा, इसको ट्राइक्सियल लोड टेस्ट तो पूरा नाम है, यूनिएक्सियल टेस्ट। तो याद रखिएगा इसका दो नाम है ना, इसका दो नाम है, इसका दो नाम है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका दो नाम है। चलिए इसका भी 2 नाम है। अब इसको तोता ऐसा रटिए मेरे भाई, मेरे साथ, मेरे भाई मेरे साथ रटिए, इसको तोता ऐसा रटिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अभी एक टेस्ट है जिसको हम शियर स्ट्रेंथ नापने के लिए करते हैं। ऐसा नहीं कि एक टेस्ट है, एक टेस्ट आपको पढ़ना है जो किताब में इसका जिक्र है, जितना भी जिक्र है, एक एक छोटा से छोटा टॉपिक को हम चाहते हैं आपको कवर करें, इसीलिए इसको मिटाते हैं, नहीं तो नीचे है एडजस्ट कर देते हैं, नीचे एडजस्ट करते हैं। एग्जाम का नाम है डायरेक्ट, टेस्ट का नाम है सॉरी, डायरेक्ट शियर टेस्ट। डायरेक्ट शियर टेस्ट से हम लोग किसका जांच करते हैं? तो डायरेक्ट शियर टेस्ट से हम लोग शियर स्ट्रेंथ का जांच करते हैं, नाम से पता चल जाएगा आपको। चलिए ये वाला पूरा रट लीजिए भाई साहब, ये पूरा रट लीजिए, एकदम रट लीजिए। ठीक है,
ये रट रट लीजिए पूरा। ओके ओके। ये वाला पूरा रट लीजिए भाई, ये वाला पूरा रट लीजिए। ओके, कुछ छूट नहीं रहा है, मैं ये देख रहा हूँ इसलिए थोड़ा पॉज़ ले रहा हूँ, है ना? हमको देख-देख के पढ़ाना पड़ता है यार। थोड़ा-सा दिमाग मेरा कमज़ोर है, भोतर हो गया है, भोतर। रिवीजन अपना कहते हैं ना, आदमी जब सेटल हो जाता है तो दिमाग गोबर हो जाता है। ठीक है, चलिए ये वाला पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। इसको बार-बार देखिएगा, बार-बार रिक्वेस्ट है आपसे, विनती है आपसे कि ये वाला पूरा नाम ज़ुबान में याद रखिएगा। पूछा जा सकता है दोस्त, पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक। तो ये सब आपको हम बता दिए, शियर वियर स्ट्रेस स्ट्रेस, ये आपका बहुत सारा टॉपिक हुआ, ख़त्म हो गया। अब कुछ फार्मूला है ना, उसको भी हम आपको समझाएंगे। उससे पहले आपको बताना चाहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रॉक कोरिंग। ये सब आपको कहीं भी डीजे देशमुख देशमुख में नहीं मिलेगा जितना हम पढ़ा रहे हैं। पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद कुछ आगे बढ़ते हैं। रॉक कोरिंग का मतलब होता है, आप सरफेस के ऊपर में खड़ा है, ठीक, आप चाहते हैं कि इसके नीचे में हम माइनिंग करें, कोयला है, सोना है, निकालें, बहुत से पैसा छापें। अब आप चाहते हैं पैसा कमाएँ, लेकिन उसके लिए आप माइनिंग करना चाहते हैं। अब माइनिंग करना चाहते हैं तो कोयला तो होगा या सोना तो होगा, लेकिन उसके आस-पास में कुछ चट्टान भी तो होगा। तो उस चट्टान के बारे में अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप माइनिंग का पैटर्न या सिस्टम को डिज़ाइन नहीं कर पाएँगे। तो आपको उस चट्टान के बारे में पता करना पड़ेगा। तो आप ज़मीन के अंदर घुस के तो पता नहीं कर सकते हैं। अब भूत और प्रेत आत्मा तो है नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रॉक कोरिंग करना पड़ेगा। रॉक कोरिंग क्या होता है? सिंपल साधारण शब्दों में कहा जाए तो चट्टान में, धरती में एक ठो ड्रिल करते हैं, और जो ड्रिल होता है वो आपका होलो टाइप का होता है। वो कैसा होता है? होलो सिलेंडर का होता है, ठीक है? होलो सिलेंडर का होता है। और जो ड्रिल होता है वो रोटरी ड्रिल होता है, रोटरी ड्रिल होता है, और हॉलो सिलेंडर टाइप का होता है। जब आप इस सिलेंडर को अंदर डालते हैं तो इसमें से मटेरियल जो है वो भरते जाता है। इसका जो मटेरियल है वो यहाँ पे भरते जाता है, भरते जाता है, भरते जाता है, भरते जाता है, भरते जाता है। फिर यहाँ पे एक लॉकर सिस्टम होता है, इसे लॉक होता है, या पूरा धरती पे आप निकाल लेते हैं। रॉड ड्रिल बिट का मान के चलिए 10 मीटर का है, 10 मीटर का निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद फिर एक एक कोर को, जो 10 सेंटीमीटर से ऊपर का है, उसको जोड़ के एवरेज करते हैं। सब डिप्लोमा में आप पढ़े होंगे, ठीक है ना? उसको जोड़ते जाते हैं, ठीक है? 10 सेंटीमीटर से बड़ा वाला जितना भी साइज है उसको जोड़ते जाते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस बराबर जितना टोटल लेंथ है ना, इंटू 100 करके आप इससे करके निकालते हैं। बेसिकली रोक कोरिंग आप इस प्रोसेस को कहते हैं जिससे आप रोक को कवर करते हैं, रिकवर करते हैं, ठीक है? चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। रॉक कोरिंग यही चीज़ बोला गया है, ठीक है? तो रॉक कोरिंग में एक दो टर्म है कि जल्दी क्या होता है, मिट्टी उट्टी वाला में आप रॉक कोरिंग सही से नहीं कर पाते हैं, है ना? तो आपको दिक्कत होता है। अगर कड़ा चट्टान है तो फिर आप अच्छे से रॉक को जो कोरिंग है वो कर पाते हैं, ठीक है? चलिए, बाकी और उसमें कुछ छूट तो नहीं रहा है, बार-बार देखना पड़ता है। अब एक आध गो लाइन हम लिखते हैं, वो लाइन नहीं समझिए, उस लाइन को रटते जाइए। हम जो लाइन लिख रहे हैं डीजे देशमुख साहब के शब्द हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज ऑलवेज बड़का देन टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑलवेज 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 बिगर होगा टेंसाइल स्ट्रेंथ से हमेशा बड़ा होगा। यानी ऐसा है कि जब ये चट्टान इसको दोनों साइड से दबाएंगे तो ये ज़्यादा क्षमता सह पाएगा एज कम्पेयर टू इसको हम खींचेंगे, ठीक है? तो ये ज़्यादा क्षमता जो है वो सह पाएगा, ज़्यादा टेंशन ये झेल पाएगा। ये वाला प्रोसेस में ज़्यादा टेंशन नहीं झेलाता है। तो पहल का लाइन है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज ऑलवेज बिगर 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 देन टेंसाइल स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है? चलिए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया तो आपका डरावना डरावना जो टॉपिक है वो सब थोड़ा सा बहुत हद तक क्लियर हो गया, ठीक है? चलिए अभी हम दो चार को चीज़ लिखेंगे जो आपको रटना है, बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, रटना है मतलब रटना है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये सब सब हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। दो चार गो चीज़ है जो आपको रटना पड़ेगा, आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। फॉर्मूला है,
एक फॉर्मूला है वाटर कंटेंट का फॉर्मूला, वाटर कंटेंट, इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं। वाटर कंटेंट का फॉर्मूला कि कोई जगह पे, कोई चट्टान पे, कोई रॉक मास में कितना वाटर है, कितना वाटर कंटेंट है, ये कैसे पता चलेगा? इसको निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, तरीका है, वेट ऑफ वाटर, वाटर का कितना वेट है वो निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड, डब्लू वाट, वेट ऑफ वाटर को डब्लू डब्लू और वेट ऑफ सॉलिड को डब्लू एस, ऐसे लिख देते हैं, इंटू हंड्रेड परसेंटेज में निकल जाएगा। ये आपका वाटर कंटेंट का फॉर्मूला होता है, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला होता है। ये बेसिक है, उसमें कुछ ऐसा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक टर्म है जो महत्वपूर्ण है, वो है वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो क्या होता है? यूपीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप माइनिंग सरदार और ओवरमैन का तैयारी कर रहे हैं तो आंख बंद कर लीजिए, ये सब आपके लिए नहीं है ना। जिसका जिगरा मजबूत हो, दिल मजबूत हो, कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें, थोड़ा देर के लिए स्किप कर दे ना ये सब पोर्शन को। जो टेस्ट का नाम लिखे वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसके बाद का टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण अभी नहीं है, 5-7 मिनट। वॉइड रेशियो में हमने क्या कहा? वॉइड रेशियो में हम बोल रहे थे, इसको बोलते हैं 1-VS, 1-VS यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ग्रेन्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ग्रेन्स, ये हमला होता है वॉइड रेशियो। 1 - वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ग्रेन, कितना वॉल्यूम है सॉलिड ग्रेन का, उससे हम निकालते हैं ये वाला फार्मूला। एक तो और फार्मूला होता है जो यूपीपीएससी वाले सबके लिए इंपॉर्टेंट है, पोरोसिटी का फार्मूला। कहीं नहीं मिलेगा, कोनो किताब खोज लीजिए, नहीं मिलने वाला है, लेकिन पूछ सकता है सर, क्योंकि यूपीपीएससी है, न सर न पैर न हाथ न मुंह। पोरोसिटी बराबर होता है 100 माइनस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, पोरोसिटी टोटल वॉल्यूम, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ चट्टान, ऑफ रॉक मास, रॉक मास, ठीक है, इंटू 100, इंटू 100 ये परसेंटेज में है, चलो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं। तो ये आप निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। 100 माइनस वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई टोटल वॉल्यूम, 100 माइनस वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई टोटल वॉल्यूम, ये आप निकाल सकते हैं। यूपीपीएससी वालों के लिए है ये सब टॉपिक। माइनिंग सरदार ओभरमान वाले आंख बंद कर ले, अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए, और तो कुछ पॉइंट छूटा नहीं, ओके। अब कुछ और भी पॉइंट लिखते जाइए, लिखते जाइए, पॉज कर करके आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी चीज़ है जो यूपीपीएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक होता है साउंड वेलोसिटी टेस्ट, साउंड वेलोसिटी टेस्ट। ये क्या चीज़ होता है भाई, साउंड वेलोसिटी टेस्ट? तो देखो, बेसिकली हर चट्टान का माना जाता है कि कुछ कुछ धरती में चट्टान है जिसका इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है। इसका क्या होता है? इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है, कुछ ना कुछ मात्रा में ये इलास्टिक होता है। जैसे धूप उगा है सर, धूप, धूप उगा है धरती में, हाँ, सूरज उग रहा है, सूरज के कारण जो चट्टान है गर्म होता है, गर्म होकर थोड़ा सा फैल जाता है, हल्का सा फैल जाता है। फिर रात का टाइम होता है, चंदा मामा आया, चंदा मामा, तो चंदा मामा मुस्कुराते हैं, तो ये जो चट्टान है फिर से सिकुड़ जाता है, ठंडा में क्या होता है, सिकुड़ जाता है। ऐसा ही थोड़ा सा एक्सपेंड होता है, सिकुड़ता है। तो ये जो थोड़ा सा एक्सपेंड हो रहा है, सिकुड़ रहा है, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं इसको। इलास्टिसिटी को नापने के लिए साउंड वेलोसिटी टेस्ट किया जाता है, साउंड वेलोसिटी टेस्ट किया जाता है। जो कड़ा चट्टान उसे जल्दी टकरा के वापस आता है वेव, और जो कमजोर चट्टान बन गया है बार बार, जिसका एक्सपेंशन और ये हो रहा है, ठीक है, कड़ा चट्टान बीच वाला पोर्शन मान के चलते हैं पूरा, और जो जो कमजोर चट्टान है साइड साइड में, ऊपर ऊपर में थोड़ा सा परत है, वो थोड़ा सा धीरे आता है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ धीरे आता है। इससे हम साउंड वेलोसिटी टेस्ट से क्या निकालते हैं? इलास्टिसिटी नापते हैं, इलास्टिसिटी नापते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, आगे कुछ कुछ और भी टर्म है जो आपको जान लेना चाहिए। अगर आप यूपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा, रटते जाइए, कोई उपाय नहीं है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है? इसके बराबर होता है 100 इंटू वेट वाटर कंटेंट, सॉरी, वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई, इसको टोटल मॉइस्चर कंटेंट हम कह सकते हैं, दोनों को करने की जरूरत नहीं था, इसको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं, सिंपल भाषा में लिखते हैं। चलो, 100 इंटू टोटल मॉइस्चर कंटेंट डिवाइडेड बाई मॉइस्चर कंटेंट एट
100 ग्राम सेचुरेशन, मतलब 100 ग्राम को सेचुरेशन 100% सेचुरेशन होने में जो टाइम लगता है, मॉइस्चर कंटेंट है 100% सेचुरेशन जो हो पाता है, ठीक है, इसका रेशियो होता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। क्या है नहीं है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, नहीं समझिएगा। टोटल मॉइस्चर कंटेंट, पूरा पूरी जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर कंटेंट 100% सेचुरेशन, 100% सेचुरेशन होने के बाद जो मॉइस्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं। बस इसको लिखिएगा, हो जाएगा। नहीं समझ में आया फिर भी कोई बात नहीं, रटिए, काम का नहीं है आपका, चलिए, मतलब रटने वाला इनफ है। ओके, जो टफ टफ चीज था उससे हम पार लगा ही लिए हैं। ओके, और इसमें कुछ ऐसा दिखा। ओके, चलिए, आपका खतरनाक वाला टॉपिक होता है खत्म। अब हम लोग आते हैं किताब में, किताब के ऊपर, यानी कि आप रॉक मैकेनिक्स का चैप्टर पे आते हैं। तो रॉक मैकेनिक्स का चैप्टर को हम आपको पढ़ाएं इससे पहले हम आपको कुछ चीज़ कहना चाहते हैं। जो चट्टान होता है सर, चट्टान, उसका कंस्टिट्यूएंट जब बार बार सर्वे किया गया, अलग अलग जगह पे एक्सपेरिमेंट किया गया अलग अलग चट्टान का, तो उसमें देखा गया कि कमज़ोर टाइप के चट्टान, मजबूत टाइप के चट्टान, इंटरमीडिएट टाइप के चट्टान, इसमें कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं। जैसे इसमें लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर अगर पाया जाता है, और लेयर का अगर मजबूती ज़्यादा होता है तो ये एक चट्टान की तरह काम करता है, उसके बाद फिर एक पतला लेयर के रूप में होगा। मतलब इसको आप कह सकते हैं मेसिव। इसको आप क्या कह सकते हैं, बेसिकली इसको कह सकते हैं मेसिव, है ना। जैसे आप कह सकते हैं कि जो चट्टान है, ये चट्टान है, ये चट्टान में एक मोटा मोटा लेयर के रूप में पाया जा रहा है, परत के रूप में पाया जा रहा है, तो इसको आप बेडिंग प्लेन कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, बेडिंग प्लेन कह सकते हैं, एक प्लेन के अलोंग पाया जाता है। तो जनरली देखा गया कि अगर ये चट्टान 1.2 मीटर या उससे प्लस हो, 1.2 मीटर या उससे प्लस हो, तो इसको कहा जाता है मैसिव। इसको क्या कहा जाता है, मैसिव रॉक मास। मैसिव रॉक मास 1.2 मीटर या उससे ज़्यादा होता है तो उसे कहते हैं मैसिव रॉक मान। बेडिंग प्लेन का जो मोटाई 1.2 मीटर या उससे प्लस प्लस होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैसिव रॉक मास। सेकेंड नंबर पे आपका सेकेंड नंबर पे आता है आपका बेडेड। बेडेड रॉक मास कब कहा जाएगा, जब यही वाला मोटाई 7.5 सेंटीमीटर से लेकर के 1.2 मीटर के बीच रहेगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे बेडेड, बेडेड रॉक मास। इसे क्या कहेंगे, बेडेड रॉक मास कहेंगे। इसको रटते जाइएगा, रटते जाइएगा। और तीसरा क्या है, तीसरा में बोला गया है कि अगर लेस देन 7.5 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर से लेस देन है, तो उस कंडीशन में इसको क्या कहा जाएगा, इसको फ्लैगी कहा जाएगा, फ्लैगी, फ्लैगी रॉक मास कहा जाएगा। ठीक है, तो देखो रॉक मास का अलग अलग सर्वे करने के बाद पता चला है कि बेडिंग प्लेन के हिसाब से, बेडिंग प्लेन का मोटाई के हिसाब से इसको हम तीन कैटेगरी, तीन ग्रुप में बांटते हैं। अगर 1.2 मीटर से ज़्यादा या 1.2 मीटर के आसपास का है तो उसे हम मेसिक रॉक मास कहेंगे। अगर 7.5 से 1.2 मीटर तक है तो उसे हम बेडेड रॉक मास कहेंगे। और अगर 7.5 मीटर से कम है तो उसे फ्लैगी कहेंगे। इसको नोट कर लीजिए, किताब में कॉपी में लिख लीजिए, है ना। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये डाटा आप लिख लीजिए, जो जो लिखाते जाते लिखते जाइए, समझ में आए नहीं आए तुम रटते जाइए, ठीक है। आपके पास समय भी उतना नहीं है कि आप एक एक चीज़ को डील में समझ पाए, डिटेल में। अब आते हैं आगे। तो देखो कोयला का जो माइनिंग का इतिहास था, कोयल का जो माइनिंग किया गया अलग अलग एरिया में, तो ऐसा देखा गया कि 200 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये फोर्स लगाता है, ठीक है। मतलब ऐसे बोला गया है कि जी जनरली एज्यूम दैट द वेट ऑफ रॉक इन कोल माइनिंग एरियाज एक्सर्ट ए प्रेशर ऑफ नियरली इतना फॉर एवरी मीटर डेप्थ, फॉर एवरी मीटर डेप्थ। क्या है समझा रहे हैं, फ्रॉम द सरफेस। इसका मतलब ये हुआ कि ये है सरफेस, सरफेस से आप धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहे हैं, ठीक है। सरफेस से जैसे जैसे आप नीचे की ओर जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि फोर्स जो है वो बढ़ता जा रहा है, प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी यहाँ पे जो कोल का चट्टान होगा, इसका जो प्रेशर होगा, ये आपका यहाँ वाला जो चट्टान होगा इससे कम होगा। यानी ये वाला कम चट प्रेशर होगा, इस वाला और ज़्यादा प्रेशर होगा। और नीचे जाइएगा तो और ज़्यादा होते जाएगा, और नीचे जाइएगा तो और ज़्यादा हो जाएगा। उसी को जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो ऐसा देखा गया कि हर मीटर पे जब जब हम लोग जाते जा रहे हैं, एक एक मीटर पे जैसे जैसे हम पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे मेरा जो कोल का पार्टिकल है, कोल है, कोल में 200 ग्राम पर
सेंटीमीटर स्क्वायर वजन जो है बढ़ता जा रहा है, उसी कोल का वो जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है, 200 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, 200 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपका फॉर एवरी मीटर डेप्थ जो है प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, प्रेशर हर 1 मीटर डेप्थ पे कोल में, ठीक है, कोल में प्रेशर हर 1 मीटर डेप्थ पर 200 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 200, इसको सही से लिख रहे हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ये वाला लाइन लिख लीजिए, आपका ऑप्शन में दिखेगा तो आप फटाक से टिक मार देंगे। यही 200 ग्राम को आप 0.2 कह सकते हैं केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आप कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, वहाँ पे हो जाए। चलिए, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है, यहाँ तक आपका आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है प्रेशर आर्क थ्योरी। प्रेशर आर्क थ्योरी, ठीक है। प्रेशर आर्क थ्योरी में आपने आपने क्या पढ़ा, अभी तक पढ़ा नहीं है, चलिए पढ़ाते हैं। मान के चलिए ये एक सॉलिड कोल मास है, पूरा का पूरा भयंकर वाला मास है। ठीक, तो अभी जो प्रेशर इस पे लग रहा है वो ऐसे लग रहा है कुछ। ठीक, प्रेशर इस पे लग रहा है कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है, सब जगह एकदम बराबर लग रहा है। ठीक है, सब जगह एकदम बराबर, नीचे से भी एकदम बराबर बराबर फोर्स लग रहा है, एकदम बराबर बराबर, सब एक दूसरे को बैलेंस किए हुए, सब एक दूसरे को क्या किया है, चारों तरफ से बैलेंस किए हुए। ठीक है, इस साइड से भी जो लग रहा है एकदम बैलेंस करके रखा है। लेकिन अब ऐसा हो कि बीच का कुछ हिस्सा का कोयला जो है हम काट लें। ठीक है, बीच का कुछ हिस्सा का कोयला क्या कर लें, हम काट लें, इस पोर्शन का कोयला को हम क्या किए हैं, काट लिए। तो अब क्या होगा, अब जो डायरेक्शन फोर्स का था इसके ऊपर में, ये डायरेक्शन फोर्स का इस जगह पे नहीं रहेगा। यानी कि अब जो प्रेशर पड़ रहा था, पहले तो स्टेट स्टेट पड़ रहा था ना, देखिए व्हाइट वाला पहले ऐसे पड़ रहा था, लेकिन अब ऐसे नहीं पड़ेगा। तो अब कैसे पड़ेगा सर, अब इधर पड़ेगा और इसके इसके यहाँ का जो फोर्स है, ये जो पूरा सरफेस है इसका जो फोर्स है, ये कुछ इस एंगल से पड़ेगा, इसका फोर्स भी इधर पड़ेगा, इसका भी फोर्स इधर पड़ेगा, ये इधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा, कुछ इधर पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करके फोर्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, मतलब फोर्स अनडिस्टर्ब हो जाएगा, फोर्स क्या होगा, अनडिस्टर्ब हो जाएगा, अनडिस्ट्रीब्यूट यानी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं प्रेशर आर्क थ्योरी। आप खुद देख रहे हैं कि जो प्रेशर है वो एक तरह से आर्क का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब आप प्रेशर को देख रहे हैं तो एक तरह से किसका फॉर्मेशन कर रहा है, आर्क का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसका प्रेशर आर्क थ्योरी में ये कहना है कि जब कभी भी कोल कटिंग नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये पूरी तरह से स्टेबल रहेगा। लेकिन कहीं पर भी अगर हम कोयला को काट लेते हैं तो उसके चारों तरफ एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस ऑकर हो जाएगा, जिसके कारण जो ऊपर का फोर्सेस है, यानी कि जो रॉक के रूफ के ऊपर का फोर्स है, उसका आर्क आर्क बना के वो पूरा का पूरा प्रेशर को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसलिए इसको हम लोग प्रेशर आर्क थ्योरी कहते हैं। बस इसी चीज़ को 1.5-2 पेज में एक्सप्लेन किया है, जो हम आपको सिंपल भाषा में चीज चाज के समझा दिए हैं। ठीक है, चलिए अब एक छोटा सा टर्म है, टर्म को रट लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो समझा देते हैं। टर्म है द रॉक इन द इमीडिएट रूप बेंड डाउनवर्ड अंडर देयर आउन वेट एंड टेंड टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, द फेनोमेनन इज नॉन एट बैंड सेपरेशन। एक टर्म है, इसको समझाना चाहते हैं, बैंड सेपरेशन। बैंड सेपरेशन क्या होता है इसको समझिएगा। तो ये था आपका चट्टान, ठीक है, इसमें से ई पोर्शन को आप काट लिए, इधर कोयला है पूरा, इधर भी कोयला है पूरा, आप बीच वाला पोर्शन को काट लिए। तो बीच वाला पोर्शन में जो चट्टान है, ऊपर का जो चट्टान सब है, ये चट्टान चाहता है कि हम गिर जाए, ये चाहता है कि अब हम गिर जाए, अब नहीं रहे यहाँ पे, दुनिया में नहीं रहे। तो इसी फेनोमिनन को कहते हैं बैंड सेपरेशन। बैंड सेपरेशन टूटा नहीं है, यह सेपरेट नहीं हुआ, एक्चुअल सेपरेट नहीं हुआ, बल्कि ये चाह रहा है सर, ये जो ऊपर का परत है रॉक का, ये चाह रहा है हम स्टेबल हो जाएंगे अगर गिर जाएंगे, तो ऐसा ये चाह रहा है, इसी को बोलते हैं बैंड सेपरेशन। ठीक है, ये आपका प्रेशर आर्क थ्योरी से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अबुटमेंट प्रेशर क्या होता है, तो देखिए अनडिस्टर्ब होने के बाद जो प्रेशर लगता है उसे हम अबुटमेंट प्रेशर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अबुटमेंट प्रेशर कहते हैं। समझते हैं इसको फिर से। ये था एक कोल सेम, इसमें पूरा पूरी भरा हुआ था, फोर्स तो अभी लग रहा है ऊपर से,
लेकिन अभी पूरी तरह से बैलेंस फोर्स, अभी पूरी तरह से बैलेंस है चारों तरफ से, ठीक है, एकदम बैलेंस है, इधर से भी बराबर लग रहा है, इधर से भी बराबर लग रहा है। लेकिन हम क्या किए, हम इसका कुछ हिस्सा को काट लिए, हम ये जो हिस्सा है इस हिस्सा को पूरा काट लिए कोयला। तो अब क्या होगा, अब इसमें जो फोर्सेस लगेगा, इस फोर्सेस का नाम है, इस फोर्सेस का नाम है अबुटमेंट प्रेशर। इसका क्या नाम है, प्रेशर का क्या नाम है, अबुटमेंट प्रेशर, ठीक है। स्पेलिंग चलिए हम लिख देते हैं, अगर गलत हो तो कोई बात नहीं, अबुटमेंट प्रेशर, ठीक है, ABUTMENT, अबुटमेंट प्रेशर, ओके। चलिए, तो ये बेसिकली क्या बना रहा है, आर्क बना रहा है या प्रेशर का डॉम बना रहा है, तो प्रेशर डॉम, प्रेशर आर्क, ऐसा नाम से संबोधित किया जाता है इसको। एक सिंपल सा टर्म है, इसको समझने वाली बात है। चलिए लिख देते हैं। तो जो मैक्सिमम विड्थ बना रहा है उसको हम लोग प्रेशर मिक्सम कहते हैं, ठीक है, ठीक है, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक लोड ड्यू टू द सिम ऑफ द डेप्थ, मतलब कि ऐसा है कि ये है सरफेस, कुछ टर्म से हम आपको रूबरू कराना चाहते हैं, किताब तो हम पढ़ ही रहे हैं। जैसे से आप डेप्थ पे जाते जा रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं सर, आप देख रहे हैं कि हमारा जो प्रेशर है, हमारा जो वेट है ना, जो वेट है स्टार्टा का वो बढ़ता जा रहा है, जो मैंने आपको बताया ना 0.2 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, एक एक मीटर जाने पे इसका वजन जो है वो बढ़ता जाएगा, फोर्स जो है वो बढ़ता जाएगा, है ना। 200 ग्राम आप वजन देख रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, हर सेंटीमीटर नीचे हर एक एक मीटर नीचे जाते जाते 200 मीटर वजन जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस वजन को हम क्या कहेंगे, इस वजन को कहेंगे डेड वेट, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डेड वेट, ठीक है, डेड वेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक एक करके किताब को पढ़ते जा रहे हैं। अब देखिएगा पेज नंबर 226 में हम जितना भी चीज़ बताए थे, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस के बाद स्ट्रेंथ क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, शियर स्ट्रेंथ क्या होता है, बस इस चीज़ को एक्सप्लेन भी नहीं किया है, इसको बहुत ही अलग तरीके से लिखा है, खाली टेस्ट का नाम लिख दिया है। आप जब किताबें पढ़िएगा, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, इसीलिए हम आपको अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। माइंड नहीं कीजिएगा, अक्सर लाइन बाय लाइन रीडिंग डलाइए, एक भी लाइन आपको छूटेगा नहीं। देखिए जितना चीज़ हमने वो आपको बताया, देखिए आपको मिलेगा मैसिव मिला, है ना, दिखाते चल रहे हैं भाई साहब, बेडिंग प्लेन में फ्लैगी मिला, ठीक है, आपको ये सब चीज़ सर टर्म से रूबरू होते गए आप, ठीक है। प्रेशर आर्क थ्योरी में देखिए मैंने आपको बताया था 200 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर 0.2 किलो, ना सब सब आपको मिलता जाएगा, आप देखिएगा प्रेशर आर्क थ्योरी, ठीक है, ओके। बैंड सेपरेशन के बारे में मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ मिला। तो एक एक करके हम आपको धीरे धीरे पढ़ाते जा रहे हैं, कुछ चीज़ आपका छूटेगा नहीं, उसके लिए टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अबुटमेंट प्रेशर के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मैक्सिमम विड्थ इसके बारे में बताया। चलिए अब आते हैं कंप्रेसिव, देखिए ये सब मैंने आपको बता चुका है, मैंने आपको बता चुका है, ठीक है, देखते जाइएगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, देखिए ये मैंने आपको बताया था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट क्या होता है, ट्राई एक्सियल लोड टेस्ट कहीं होगा, कहीं होगा, कहीं तो होगा, ट्राई एक्सियल लोड टेस्ट कहीं तो होगा टेंसाइल स्ट्रेंथ को नापने के लिए, है ना, ये सब में ही कहीं कहीं मिलेगा आपको सब टेस्ट। कंप्रेशन टेस्ट, देखिए कंप्रेशन टेस्ट मिला, देखिए कंप्रेशन टेस्ट है, यही सब चूंकि हमको पता था भाई साहब, पढ़े थे इस चैप्टर को, है ना, तो इसीलिए हम आपको बताते गए, देखिए ऊपर में भी लिखा हुआ है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेंसाइल स्ट्रेंथ से हमेशा बड़ा होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जांच का नाम ट्राइक्सियल टेस्ट या यूनिएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट, ये सब हम आपको पहले ही लिखवा चुके हैं, क्योंकि अपने को पता था कि कभी ना कभी आएगा, ठीक है। कुछ चीज़ लिखवा चुके हैं इसी में, कुछ चीज़ जो है किताब में नहीं है, फिर भी हम लिखवाएं क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंस्पेक्टर वालों ध्यान दीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ छूट तो नहीं रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ। एक्सपीरियंस शोज दैट द प्रेशर आर्क इन लॉन्ग वॉल वर्किंग हैज इट अपेक्स एट और एट क्रेस्ट मिनिमम लेंथ अबव द सीम एट नियरली 2 times द लेंथ ऑफ द फेस, ठीक है। मशीन्स फॉर टेस्ट फॉर रॉक सैंपल ब्रॉड बोरहोल आर जनरली डिजाइन टू डिटरमाइन कंप्रेसिव टेस्ट, रॉक कोरिंग के बारे में आपको मैंने बताया। यूनी एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट के बारे में जी बिल्कुल बताया। कंप्रेसिव टेस्ट हमेशा बड़ा होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये भी बता दिया है, ठीक है। इंक्रीज द lateral stress, ठीक है, द lateral surface टू द स्पेसिमेन ड्यूरिंग कंप्रेशन टेस्ट, ठीक है। ट्राइक्सियल टेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया, स्पेसिमन L/D, आह, ओहो, वाह, मज़ेदार चीज़, चलिए ठीक, ओके।
देखो स्पेसिमेन का मतलब क्या होता है, स्पेसिमेन का मतलब होता है सैंपल। आपने क्या किया, धरती का छेदा किया, धरती का छेदा मतलब होल करने के बाद नीचे से एक तो कोर निकाले आप, ठीक है, काट के निकाले, सिलिंड्रिकल कोर निकाले पूरी तरह से, ठीक, ये सिलिंड्रिकल है, गोल है पूरा। तो अब आप इसको निकाले तो इसमें कुछ एल होगा कुछ डी होगा। एल क्या है डी क्या है समझते हैं। एल है इसका लंबाई, इसको बोलेंगे एल, और डी बोलेंगे इसका डेप्थ, मतलब जो आप सॉरी डायामीटर। डी क्या बोलेंगे इसका, डायामीटर बोलेंगे, ठीक है ना। डी इसका हम लोग जनरली डायमीटर बोलेंगे। तो बोला गया है कि एल बाई डी रेशियो, एल बाई डी रेशियो बोला गया है कि 2 के बराबर होता है। लेंथ बाई डायमीटर रेशियो की बात करेंगे तो 2 होता है। तो मान के चलते डायमीटर होगा 15 सेंटीमीटर और लेंथ होगा 30 सेंटीमीटर। तो हम लेंथ रखें 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 15 सेंटीमीटर, तो काट दिए तो बच गया 2, यानी कि एल बाई डी रेशियो क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। तो मतलब हम ऐसा ही सैंपल लेंगे, ऐसा ही सैंपल लेंगे। ये ट्राई एक्सेल टेस्ट के बारे में है, ये पॉइंट मेरे से मिस हो गया था, है ना। ट्राई एक्सेल टेस्ट के बारे में बोला गया है कि जब हम कभी भी ट्राई एक्सेल टेस्ट लेते हैं तो एल बाई डी रेशियो 2 रखते हैं। क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। तो इसमें नोट कर लीजिए, जहाँ पे ट्राई एक्सेल टेस्ट लिखे थे एल बाई डी रेशियो 2 होता है। एल फॉर लेंथ, डी फॉर डायमीटर, 2 होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लंबाई ले रहे हैं 60 सेंटीमीटर तो डायमीटर हमको लेना पड़ेगा 30 सेंटीमीटर, या अगर हम डायमीटर 30 सेंटीमीटर देख रहे हैं तो लंबाई हम 60 सेंटीमीटर ही लेंगे। कुछ ऐसा ही रखेंगे कि 2 या 2 के आसपास ये आए, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं 60, 62 65 भी हो सकता है, लेकिन 2 या 2 के आसपास आए, नियरली 2 होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है, एक एक टॉपिक को कराते जा रहे हैं। ओके, टनल हीटर कैपेबिलिटी, ठीक है। बाकी ट्राइक्सियल टेस्ट के बारे में डिटेल में बताया, जो कि आपको एकदम नहीं पढ़ना है, कोई ज़रूरत नहीं है। ट्राइक्सियल टेस्ट कौन मशीन से करते हैं, कितना डिग्री पे होता है, कितना सेंटीग्रेड पे होता है, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ना। चलिए अब आपको हम एक चीज़ बताते हैं, चाइना क्ले, ये सब किताब में नहीं है, होना चाहिए बट कोई बात नहीं। कियो लाइन, कियो लाइन क्या है सर, समझाते हैं। चाइना क्लीन क्या है, एक तरह से चाइना क्ले मिट्टी है, जैसे कांच का जो बर्तन में होता है ना, समझिए सुबह सुबह जो चाय में कप में चाय पीते हैं ना, चाइना क्ले का बना हुआ रहता है, गलती से गिर गया टूट जाता है पूरा, तो उसको बोलते हैं चाइना क्ले, ठीक है। उसका बहुत सारा बर्तन बनता है, केरामिक्स बनता है, इंडस्ट्री इंसुलेशन इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक वाला में यूज़ करते हैं। वही चाइना क्ले को 4080 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मतलब उसको हीट करें हम, कुछ ऐसा हीट करें, हीट करने के बाद उसको हम बना दे फायर क्ले। क्या बना दे, फायर क्ले। फायर क्ले क्या होगा, फायर क्ले को अगर हम इतना टेम्परेचर भी देंगे ना, इतना टेम्परेचर भी देंगे तो इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फायर क्ले एकदम नहीं टूटेगा, ना गलेगा, ना जलेगा, ना कुछ होगा। तो चाइना क्ले, फायर क्ले, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है, जमीन आसमान का अंतर है। छत्तीसगढ़ इंस्पेक्टर में पूछा हुआ सवाल है, समझिएगा मेरी बातों को, हम क्या कह रहे हैं। चाइना क्लेन को हम कियोलिन भी कहते हैं, स्पेलिंग शायद KAO है या KE है, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, है ना। फायर क्ले 4080 डिग्री टेम्परेचर भी रहेगा, ये शायद डीजी देशमुख में दिया होगा कहीं पे, तो हम पढ़े हैं, कहीं पे तो पढ़े हैं। चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 1 जूलॉजी का जो चैप्टर है उसमें फायर क्ले, चाइना क्ले, कियोलिन के बारे में बताया गया है। स्पीड स्पेशल तौर पे इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, नाम मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा है, अभी नहीं आ रहा दिमाग में, आना चाहिए था। चाइना क्ले, कियोलिन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। कोई बात नहीं, आप देखिएगा डीजे देशमुख वॉल्यूम 1 में, जहाँ पे अलग अलग टाइप के मिनरल के बारे में बताया गया है ना, उस जगह पे ये लिखा होगा क्योलिन, चाइना क्लीन को कुछ और भी कहते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो फायर क्ले यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए, है ना। सीयर टेस्ट के बारे में हमने आपको बताया, डायरेक्ट सीयर टेस्ट, डायरेक्ट सीयर टेस्ट। चलिए इसके बारे में बार बार यही सब किताबों में लिखा हुआ, देखिए हम बताए थे कि पूछता है भाई, हम पहले आपको बता दिए, लिखवा दिए, देखिए वही सब डीजे देशमुख में भरा पड़ा है, ठीक। तो आपको डीजे देशमुख का पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसीलिए सब हम बता ही दे रहे हैं। अब एक टर्म है सब्सिडांस, अब इसके बारे में हम क्या बताएं, आप सबको पता होगा, फिर भी मेरा फर्ज बनता है, एक भी टॉपिक आज तक ना छोड़ें, इसीलिए आपको फर्ज बनता है। ये सब्सिडांस क्या होता है भाई, अंडरग्राउंड माइंस में आप माइनिंग कर रहे हैं, माइनिंग करने से क्या होता है, ये मेनफॉल होता है, या इसके माइनिंग करने से ज़मीन जो है वो धंसने लगता है, धंसने के कारण सरफेस पे क्रैक आ जाता है, धंसा हुआ दिखता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सब्सिडांस, ठीक है, सब्सिडांस बोलते हैं, है ना। इसमें एक टर्म आता है किंग होल,
किंग होल, अब ये क्या चीज़ है भाई किंग होल? ठीक है, इसको समझिएगा किंग होल क्या होता है। किंग होल होता है जब धरती में सब्सिडांस हुआ और सब्सिडांस में कोई बड़ा वाला छेदा हो गया, बड़ा वाला छेदा, ठीक है, जो बहुत अंदर तक हमको डीप तक दिखाई दे रहा है, तो उसे हम कहते हैं किंग होल, जो कि सब्सिडांस से संबंधित है। किससे संबंधित है? सब्सिडांस से संबंधित है, ठीक है। ये ड्रिलिंग फ्रिलिंग से संबंधित नहीं है, सब्सिडांस से संबंधित है, ठीक है। चलिए, तो हमने आपको बताया कि सब्सिडांस क्या होता है, सरफेस पे असर दिखता है, उसको सब्सिडांस कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक आता है एंगल ऑफ ड्रॉप, इससे भी परिचित होंगे, बट मेरा फर्ज बनता है हम बता देंगे आपको फटाक से शॉर्ट में। जहां तक लास्ट छोर तक सब्सिडांस हुआ है, जहां तक लास्ट छोर तक सब्सिडांस हुआ है, उसको हम मान लेंगे पॉइंट ए, ठीक। उसके बाद जहां भयंकर वाला सब्सिडांस हुआ है, जहां मेन सब्सिडांस जनरेट हुआ है, उस पॉइंट को हम ऐसे मिलाएंगे, दोनों लाइन को मिलाएंगे और उससे वर्टिकल खींचेंगे। इसके बीच का जो एंगल होगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ ड्रॉ। फिर से, चलिए फिर से समझते, फिर से। सरफेस, ये माइंस जहाँ पे कटैया फटैया चला, खत्म हो गया, कटते कटते सरफेस तक गया। सरफेस तक इसका जो असर है कुछ इस पॉइंट तक गया, इधर धस गया, कुछ हो गया, होला होला हो गया, इधर धस गया। तो जो लास्ट छोर है इसको हम पॉइंट ए बोलें, और जहां से शुरू हुआ था मेन फॉल, जहां पे मेन फॉल शुरू हुआ था या जहां से सब्सिडांस शुरू हुआ था, इस पॉइंट को हम बोलेंगे बी पॉइंट, ठीक है। इन दोनों को हम लाइन खींच के मिला दिए। अब मिलाने के बाद अब क्या करें, बी जो पॉइंट है जहां से सब्सिडांस, जो कारण है, जो मेन वजह है सब्सिडांस का, मेन फॉल जहां से हुआ था, उस पॉइंट को अब हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन से मिलाएंगे। इसको बोलेंगे वर्टिकल लाइन। इस एंगल को बोलेंगे सब्सिडांस, इस एंगल को बोलेंगे सब्सिडांस एंगल, यानी एंगल ऑफ ड्रॉ। सब्सिडांस एंगल को एंगल ऑफ ड्रॉ भी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। चलिए, एंगल ऑफ ड्रॉ वाला पॉइंट पूछा है बहुत बार कि एंगल ऑफ ड्रॉ किसे कहते हैं, किससे संबंधित है, तो इससे संबंधित है, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो एनसी में भी पूछा हुआ है, इसको लाइन को हम लिखवा दे रहे हैं एक एक पॉइंट, ठीक है। द फर्स्ट द फर्स्ट इंडिकेशन the first indication of subsidence the first indication of subsidence is small cracks on the surface। मतलब सब्सिडांस का पहला लक्षण क्या है? पहला लक्षण है कि हमको जमीन में क्रैक नजर आता है। अब धीरे धीरे वो क्रैक जो है कभी कभी बड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, कभी कोई आदमी समा जाता है उसमें, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर, ठीक। अभी एक टर्म आता है फाइनल लाइन ऑफ ब्रेक। फाइनल लाइन ऑफ ब्रेक, तो ये हम अभी आपको बताएं, क्या बताएं फिर से समझाते हैं। मान के चलिए हम माइनिंग कर रहे थे और इस माइनिंग के चलते इतना बड़ा दूर एरिया में सब्सिडांस का असर दिखा। तो ये क्या है, ये जो पॉइंट हम बताएं और जहां तक हुआ बी, ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, फाइनल लाइन ऑफ ब्रेक बोलेंगे। ये क्या है, फाइनल लाइन ऑफ ब्रेक है। ये क्या है, फाइनल लाइन ऑफ ब्रेक है। ये फाइनल लाइन ऑफ ब्रेक है, जो पॉइंट हम आपको बताए थे, जो कोना है सब्सिडांस जहां तक हुआ है उसको हम लोग फाइनल लाइन ऑफ ब्रेक कहेंगे, ठीक। चलिए, एक टर्म फिर आएगा आपको, एक एक चीज हम आपको समझाते जा रहे हैं डीजी देशमुख का। हार्मोनिक माइनिंग। हार्मोनिक माइनिंग क्या होता है, ठीक है, इसको समझते हैं। बोला गया है हार्मोनिक माइनिंग एक मेथड है, कंट्रोल सब्सिडेंस बाय प्रॉपर कंट्रोल ऑफ अंडरग्राउंड माइनिंग एंड इट इज प्रैक्टिस्ड इन वेस्ट जर्मनी कॉल एक्सट्रैक्शन अंडर रिवर, ये वो लंथर। हार्मोनिक माइनिंग बेसिकली होता है कि हम आपको शॉर्ट में समझा दे रहे हैं। ये कहाँ पे फॉलो किया जाता है, भारत में नहीं, भारत में नहीं किया जाता। जर्मनी में भी वेस्ट और वेस्ट दो टाइप का जर्मनी है। वेस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी में ये फॉलो किया जाता है बेसिकली, ठीक है। ये हार्मोनिक माइनिंग में क्या होता है, मान के चलिए कि सरफेस है, ये का है सरफेस, सरफेस में चल रहा है, कोई रेलगाड़ी गया है या कोई रिवर गया है या कोई रोड गया है, ऐसा कोई फेनोमिनन है, माने रोड तालाब रिवर ऐसा कुछ गया हुआ है, इसके नीचे आपको माइनिंग करना है, इसी के नीचे। तो आप क्या करते हैं, आप माइनिंग जब करते हैं तो यहाँ पे कुछ स्पेशल स्टोइंग वगैरह करते जाते हैं। माइनिंग कर रहे हैं, नीचे का कोयला काट रहे हैं, ऊपर स्टोइंग कर दिए हैं जाली वाली बिछा के, फिर नीचे काट रहे हैं, ऐसे करके कुछ इस तरह से करते हैं। मतलब कुछ ऐसा माइनिंग करते हैं कि छत भी नहीं धोसे और हम माइनिंग भी कर लें, तो उसी को हार्मोनिक माइनिंग कहते हैं। बाकी डिटेल में कहीं नहीं लिखा हार्मोनिक माइनिंग के बारे में, ना किताब में ना कहीं, लेकिन एक शॉर्ट में आइडिया है, वेस्ट जर्मनी वाला में ऐसा फॉलो किया जाता है, वेस्ट जर्मनी में। तो कभी आपसे पूछेगा हार्मोनिक माइनिंग करते हैं, हार्मोनिक माइनिंग करते हैं कहाँ, मतलब हार्मोनिक माइनिंग कहाँ करते हैं, क्वेश्चन ऐसा रहेगा। ऑप्शन देगा रेलवे लाइन के नीचे,
तो आप बोलेंगे अरे पागल है क्या, रेलवे लाइन के पीछे माइनिंग होता है, भक बुड़बक। उसके बाद बोलेगा तालाब, इसके बाद दूसरा ऑप्शन दे देगा कुछ प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है इसके लिए, ज़्यादा होता है इसके लिए करते हैं। इसके बाद तीसरा ऑप्शन दे देगा मैन पावर कम लगता है, मैन पावर कम लगता है इसके लिए करते हैं हार्मोनिक माइनिंग, है ना, जहाँ मैन पावर कम लगे उस जगह पे करते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे लिख देंगे मैकेनाइजेशन होता है, बहुत ज़्यादा मैकेनाइजेशन होता है, ठीक है, इसके लिए करते हैं। तो आप सोचिएगा कि रेलवे लाइन के नीचे तो हो ही नहीं सकता, रेलवे लाइन के नीचे माइनिंग होता ही नहीं है भाई, हम तो पढ़े थे डीजीएमएस का नियम के हिसाब से। तो भैया डीजीएमएस तो भारत में है ना, जर्मनी में तो नहीं ना है। इसका आंसर हो जाएगा रेलवे लाइन वाला। तो याद रखिएगा कुछ इस टाइप से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, आपको लगेगा हम तो सही मार के आए हैं, लेकिन पता चलेगा आप अपना कटवा के आए हैं। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो वेरी करता है अलग अलग स्टाटा में, ये भी एक पॉइंट हम आपको लिखते जा रहे हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कोल वेरीज बट वेरीज बिटवीन लगभग वेरीज बट कंसीडर, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोग मान के चलते हैं कि जो कोल का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कितना होता है 2.25 kg पर mm स्क्वायर। इसको रट लीजिए सर, कोल का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है 2.25 kg पर मीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर पर mm स्क्वायर, ठीक है ना। और इसको अगर टन में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 टन पर इंच स्क्वायर, 1.5 टन पर इंच स्क्वायर। जो भी आपको ऑप्शन मिले एकदम टकाक से टिक मार देना है, ठीक है, एकदम टिक मार देना है। चलिए, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन का हार्डनेस होता है 7, सैंडस्टोन का हार्डनेस होता है 7, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम थोड़ा सा लिखा है, हमको थोड़ा सा कॉपी देख लेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। सैंडस्टोन के बारे में हल्का फुल्का मेरे को लिखना पड़ा, पढ़े थे, जस्ट अ सेकंड मुझे देखने दीजिए, कॉपी देखना पड़ता है यार। सैंडस्टोन का हार्डनेस कितना होता है 7 होता है, इसको भी नोट कर लीजिए। सैंडस्टोन का हार्डनेस होता है 7 और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है सैंडस्टोन का 2.6, 2.6 है, 2.6, हाँ जी बिल्कुल सही, 2.6 होता है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। हार्डनेस, हार्डनेस होता है 7। सैंडस्टोन कहीं पर अगर पाया जाए तो उसे हम बड़ा बढ़िया चट्टान मानते हैं कि भाई डेवलपमेंट में तो हमको कोई समस्या नहीं है, डिप्लरिंग में एयर ब्लास्ट वगैरह का समस्या होता है, इसीलिए हम उसको इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग करके गिराते जाते हैं, गिराते जाते हैं, ठीक है। चलिए, क्रशिंग स्ट्रेंथ भी अगर हम बात करें कितना में क्रश हो जाता है, क्रशिंग स्ट्रेंथ सैंडस्टोन का तो लगभग 13 केजी पर mm स्क्वायर, ये है। इसको उतना रटने की जरूरत नहीं है, बस कोल का वाला याद रखिएगा भाई साहब, कोल वाला याद रखिएगा और सैंडस्टोन का ये 2 डाटा याद रखिए, क्रशिंग स्ट्रेंथ को कोई जरूरत नहीं है याद करने का। इसके बाद देखिए एक चट्टान है जिसको कहते हैं सेल चट्टान, हमने आपको बताया था कि सैंडस्टोन, सेल, कोल, फायर क्ले ये सब नॉर्मली कोयला के साथ मिलता है, इसमें से सेल चट्टान जो है वो नॉन, मतलब कुछ बेसिकली ये कुछ बताता नहीं है ना, ये बहुत डेंजरस मानते हैं, सेल चट्टान फट जाता है, दरार आ जाता है ना, तो वार्निंग तो देता है लेकिन कभी भी कोलैप्स कर सकता है। सैंडस्टोन जो है वो वार्निंग नहीं देता है गिरने से पहले, इसको हमको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक। तो ये सब थोड़ा सा दिक्कत, मतलब कहीं भी अगर सेंड सेल का चट्टान है, अगर मान लीजिए सेल चट्टान है ना, उसके नीचे कहीं कोयला है, आप अगर कोयला को निकाल भी रहे हैं पूरी तरह से ठीक है, कोयला को निकाल भी रहे हैं तो सेल चट्टान के नीचे आपको 0.6 मीटर एक पार्टीशन रखना पड़ता है कोयला का। आप 0.6 यानी कि 60 सेंटीमीटर तक आप माइनिंग नहीं कर सकते, बाकी आप इधर कोयला का माइनिंग कर सकते हैं। इतना कोयला आपको छोड़ना पड़ेगा, इतना कोयला आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आप सेल चट्टान के नीचे माइनिंग कर रहे हो। तो हमने क्या बताया, हमने बताया कि सेल का चट्टान है रूप में, उसके बाद नीचे आपको माइनिंग करना है तो 0.6 यानी कि 60 सेंटीमीटर कोयला आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, कोयला आपको छोड़ना पड़ेगा, है ना। चलिए, ओके, चलिए, ओ भाई साहब, बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक मिला है, इसको एकदम मार लीजिए, लाइन मार लीजिए, इसको टेटू खुदवा के लिख लीजिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप कोई भी किताब खोलिए, एनसीडी खोलिए, एनके दास खोलिए, कोई भी किताब खोलिए, सपोर्ट वाला कोई भी चैप्टर खोलिए, सेफ कवर नाम का टॉपिक मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, अभी पहले तो नहीं पूछता था लेकिन आजकल पैटर्न चेंज हो रहा है, तो ये माइनिंग सरदार ओवन सबके लिए जरूरी है भाई साहब। सेफ कवर क्या होता है समझ लीजिएगा। क्या हार्ड कवर को हम सेफ कवर बोलते हैं? ना भाई, ना ना ना, एकदम ना ना ना, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हार्ड कवर अलग चीज है, सेफ कवर अलग चीज है।
हार्ड कवर नियम ये है कि 7.5 से 15 रहेगा तो डीजीएमएस से परमिशन लेंगे, और अगर 15 से ऊपर है तो डीजीएमएस का परमिशन का जरूरत नहीं है। 7.5 से नीचे है तो माइनिंग कर ही नहीं सकते हैं। ये है हार्ड कवर का डाटा। लेकिन सेफ कवर अलग है। सेफ कवर क्या है इसको हम समझाना चाहते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये है सरफेस, इसमें है पेड़ पौधा। ठीक, अब इसके नीचे आपको माइनिंग करना है। कहीं पे तो है कोयला है, मान के चलिए ये क्या है, ये आपका कोल है ना, काला काला कोयला। यहाँ तक आपको माइनिंग करना है तो आपको देखना पड़ेगा सेफ कवर। सेफ कवर क्या होता है? सिर्फ हार्ड कवर सेफ कवर होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हार्ड कवर के ऊपर नीचे भी कुछ मिट्टी का परत होना चाहिए, तब इसको हम लोग मान के चलते हैं कि चलो ये सेफ कवर है। तो वो जो सेफ कवर है, ये जो सेफ कवर है ना, इसमें हार्ड कवर का भी चट्टान आ जाता है। ठीक है, मान के चलते जो लाल वाला पोर्शन हम चीस रहे हैं पूरा पूरी, मान के चलिए कि जो लाल वाला चट्टान है ये आपका हार्ड कवर है। तो हार्ड कवर तो इसके अंदर में आएगा ही आएगा। इसके बाद इसके ऊपर में कुछ मिट्टी, उसके नीचे में कुछ मिट्टी, इतना हमको छोड़ना पड़ेगा। तो इसको हम लोग मान के चलते हैं कि सेफ कवर है। इससे क्या होता है? इससे सब्सिडांस नहीं होता है, इससे सरफेस में क्रैक नहीं होता है, कोई खतरा नहीं होता है। इसको हम लोग सेफ कवर कहते हैं। मतलब जितना पे माइनिंग करने से सरफेस में कभी भी, आज भी, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद भी सरफेस में उस माइंस के चलते कोई अफेक्ट ना हो, उसे हम सेफ कवर कहते हैं। ठीक है, सेफ कवर अलग अलग कंडीशन में पूछा जाता है क्वेश्चन, दबा दबा के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए, बोला गया है कि अगर हम केविंग मेथड से काम कर रहे हैं, यानी कोयला पूरा पूरी निकाल रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखिएगा, केविंग मेथड से अगर हम काम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में बोला गया है कि सरफेस है। ठीक, सरफेस में क्या है? एक बिल्डिंग है ना। अब बिल्डिंग क्या है? बड़ा बिल्डिंग है भाई, 3 तल्ला 4 तल्ला 5 तल्ला बिल्डिंग है, छोटा छोटा खिड़की बना दे रहे हैं, समझ जाइएगा। ये बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग है, इसके बगल में भी बिल्डिंग है, हम्म, ये भी बिल्डिंग है। मतलब ये समझ के चलिए कि बिल्डिंग बिल्डिंग है सरफेस में। अब इसके नीचे आपको माइनिंग करना है। कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन कुछ सेफ कवर हमको छोड़ना पड़ेगा। कितना सेफ कवर होना चाहिए? तो इसका तो फॉर्मूला होता है भाई साहब, है? अगर आपका ऊपर में बिल्डिंग है, ऊपर में क्या है? बिल्डिंग है। कैसा बिल्डिंग? फ्लोर वाला बिल्डिंग। फ्लोर वाला बिल्डिंग, इसको अपार्टमेंट भी कह सकते हैं। एक तला नहीं है बल्कि 2 तला 3 तला 4 तला है। ठीक, तो उसके नीचे अगर आप चाहते हैं कि आप माइनिंग करें तो आपको क्या देखना पड़ेगा? 60 इंटू टी। अभी टी क्या है समझते हैं। ये जो कोल सिम है जिसको आप माइनिंग करना चाहते हैं, इसका थिकनेस, कोल सिम का जो थिकनेस है उसे हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। मान के चलिए कि जो कोल सिम का थिकनेस है वो 3 मीटर है, तो उस कंडीशन में आपको कितना सेफ कवर छोड़ना है? ये पूरा का पूरा सेफ कवर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो कितना सेफ कवर छोड़ना है? 60 इंटू टी 60, और टी हो गया 3, चौका छौदन बार चौका चौबार चौथा 18, 180, 180 मीटर आपको सेफ कवर छोड़ना पड़ेगा। समझ रहे सर मेरी बातों को? 180 मीटर। यही वाला अगर आपको न्यूमेरिकल बना के पूछ दे, बोल दे कि बताओ ये 5 मीटर है, यूपीएससी है, कुछ भी हो सकता है, ना सर ना पैर ना हाथ ना मुंडी, तो आपको क्या करना होगा? आपको 60 टी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 5 लिखना है, तो 6 पचे 30 और 3, यानी 300 मीटर आपको सेफ कवर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्लोर वाला बिल्डिंग के केस में। अलग अलग केस में डाटा भी चेंज होता है, हम आपको सब समझा रहे हैं भाई, केविंग मेथड में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला पूछता है। चलिए अगला टॉपिक, अगला बिल्डिंग हटाते हैं। अब बिल्डिंग ना है, अब बिल्डिंग नहीं है, बल्कि बिल्डिंग के जगह पे क्या है? कच्चा मकान है। मतलब कच्चा मकान कह रहे हैं, मतलब एक तल्ला वाला घर है। एक तल्ला वाला घर होता है ना, सिंगल, एक सिंप्लेक्स जिसको बोलते हैं। एक तल्ला वाला घर है, पक्का मकान है बट एक तल्ला वाला घर है। ठीक है, ये पक्का मकान है, पक्का मकान है बट एक तल्ला वाला घर है। एक तल्ला वाला घर, एक तल्ला घर है। या फिर रेलवे लाइन है। ये तो गजब का पूछा है भाई, रेलवे लाइन है। छत्तीसगढ़ का बात करें, सेकंड क्लास मैनेजर का बात करें, आप एनसीडी में पढ़िए वो भी मिलेगा, एनके दास में पढ़िए मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, हर किताब में खोजिएगा मिलेगा ही डाटा। रेलवे लाइन है अगर, है ना, तो ये सब आपको शायद नहीं पढ़े होंगे, कभी समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, हम है आपके लिए, है ना। कोई नदी है, कोई नदी है, कोई रिवर है। ठीक है, याद रखिएगा, नदी बोल रहे हैं, तालाब नहीं बोल रहे, तालाब का अलग डाटा है। नदी है, बड़ा नदी है, झरझर बह रहा है नदी है, बड़ा विशाल नदी है। रेलवे लाइन पार हुआ इसी के ऊपर में, इसी के नीचे में हमको माइनिंग करना है। कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन सेफ कवर होना चाहिए। सेफ कवर कितना होना चाहिए? इस कंडीशन में डाटा बदल जाएगा। 60 टी नहीं होगा बल्कि थोड़ा सा कम होगा। कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 52 टी, 52 इंटू टी। अभी सीम थिकनेस मान के चलते हैं कि 3 मीटर है। ठीक है, तो इसका डाटा क्या हो जाएगा? 52 इंटू 3, है ना।
तो 150 और 106 यानी कि 56, एक 156 मीटर, 3 दूनी 6 के 6 हाथ में 5 15 चेयर, सही है। चल, तो 52 इंटू टी हो जाएगा, अगर रेलवे लाइन है, नदी है, पक्का मकान है, उस कंडीशन में। ठीक है, उस कंडीशन में ये कितना हो जाएगा, 52 इंटू टी हो जाएगा सेफ कवर। ठीक है, याद रखिएगा, ये वाला पूछा क्वेश्चन है, इसलिए बार बार हम रिकेप कर रहे हैं, बार बार रिकेप कर रहे हैं। मेरा मकसद यही है कि आपका तैयारी तगड़ा हो। इस चक्कर में हम एनसीएल फैंसीएल कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, सिर्फ आप पे फोकस किए हुए हैं, क्योंकि आपका हाथ पकड़े हैं तो कुछ ना कुछ मंजिल तक पहुंचाए, कहीं छोड़ेंगे। अलग बात है, मेरा कुछ भी डूब जाए, मेरा पूरा कोचिंग डूब जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एक जगह पे पहुंचिएगा तो आपका भरोसा जीत पाए, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे क्या है, आगे है अगर कच्चा मकान है, अभी हमने बताया कि पक्का मकान है, अब बताते हैं या तो कच्चा मकान है या तालाब है, तालाब है, पोखर है छोटा सा, ठीक, पानी वानी का कुछ नाला वाला है ना, नाला है, या पानी टंकी बनाए हम, पानी टंकी है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कच्चा मकान है छोटा सा झोपड़ी वाला, ठीक है, झोपड़ी वाला जैसा मकान है, इस कंडीशन में जो सेफ कवर होगा उसका हो जाएगा 45 इंटू टी। अब टी मान के चल के 3 मीटर जो है कोलसिम का थिकनेस है, तो 45 इंटू 3, ठीक है, 5 × 3 = 15, हाथ में एक, 5 × 1 = 20, 21, 215 मीटर हो जाएगा इसमें सेफ कवर। ठीक है, 45 टन, 45 टी, सब रटवा देंगे, सब रटवा देंगे, डोंट वरी, आप खाली समझिएगा। कच्चा मकान है, तालाब है, पोखर है, नाला है, पानी टंकी है, 45 इंटू टी हो जाएगा, टी इज द थिकनेस ऑफ द कोल सिम, 45 इंटू टी हो जाएगा सेफ कवर, निकालेंगे कैलकुलेट करके तो ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। अभी मान के चलिए कच्चा मकान नहीं है, ठीक है, ये कच्चा मकान नहीं है, बल्कि कोई रोड गया हुआ था, याद रखिए कोई रोड गया हुआ था, उसके बगल में, रोड में नहीं, ना 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 ना, रोड में नहीं, रोड में नहीं, रोड में नहीं, रोड के बगल में है, रोड के किनारे में, रोड के आजू बाजू में, रोड के एडजेसेंट में, बगल में, तो क्या लिखेंगे यहाँ, रोड के बगल में, ठीक, रोड के बगल में, ठीक है ना। तो रोड के बगल में कितना होगा, तो रोड के बगल में हो जाएगा यहाँ पे 37 इंटू टी, 37 इंटू टी। अभी टी मान के चल के 3 मीटर है, तो आप चलिए निकालते हैं इसको, 37 इंटू टी, तो टी हो जाएगा 37 इंटू 3, है ना, 7 × 4 = 2, 3 × 6 = 9, 10 × 11, 111 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1111 मीटर। तो 37 इंटू टी हो जाता है कब, जब रोड के बगल में हो। चलिए एक बार हम फिर से डाटा को रिकैप करते हैं फटाफट। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि बाई केविंग मेथड अगर हमको काम करना है, स्टोइंग मेथड पे काम करना हमको कोई जरूरत नहीं, डाटा का ही जरूरत नहीं, मगजमारी करना ही नहीं है भाई, है ना, आराम से बालू भरते जाएंगे, काम करेंगे। लेकिन अगर केविंग मेथड से काम कर रहे हैं तो ऊपर का चीज धंसने का डर है, तो इसको हम लोग 4 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला कैटेगरी क्या है, हम बोलते हैं सेफ कवर। सेफ कवर हमको देखना है, तो सेफ कवर कैसे निकालेंगे, सेफ कवर निकाल रहे हैं, बाई केविंग मेथड से काम कर रहे हैं। मेरा पहला कंडीशन है अगर फ्लोर वाला बिल्डिंग है, पहला कंडीशन क्या है, अगर फ्लोर वाला बिल्डिंग है, ठीक है, जिसको हम अपार्टमेंट भी कह सकते हैं, अपार्टमेंट है, उस कंडीशन में सेफ कवर कितना हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हो जाएगा 60 इंटू टी, 60 इंटू टी हो जाएगा। सेकंड कंडीशन हमने क्या बताया, हमने बताया एक तल्ला घर है, पक्का मकान तो है लेकिन एक तल्ला घर है, या फिर नदी है, या फिर रेलवे लाइन है, रेल लाइन है, तो उस कंडीशन में कितना हो जाएगा, उस कंडीशन में हो जाएगा 52 इंटू टी। टी जे क्या है, कोल सिम का थिकनेस है। 3 नंबर पे हमने क्या बताया, तीसरा नंबर पे हमने बताया कच्चा मकान है, कैसा मकान है, कच्चा मकान है, कच्चा मकान के साथ तालाब है, तालाब है या छोटा सा पानी टंकी है, पानी टंकी है, तो उस कंडीशन में क्या हमने बताया, हमने बताया 45 इंटू टी, 45 इंटू टी, ठीक है। चलिए इसके बाद चौथा नंबर पे हमने क्या बताया, चौथा नंबर पे हमने बताया आपका चौथा हो गया रेल, सॉरी, रोड के साइड में, रोड के साइड में अगर आप साइड के नीचे, रोड साइड है उसके नीचे, उसी के नीचे, है ना, उसी के नीचे अगर आपको माइनिंग करना है, तो उस कंडीशन में हमने आपको क्या बताया, 37 इंटू टी, ठीक है, 37 इंटू टी। इसको याद कैसे रखेंगे सर, इसको याद रखने का एक हम तरीका खुद इजाद किए हैं, हो सकता है काम नहीं आए, 6 5 4 3, 6 5 4 3, ठीक। इसके बाद यहाँ पे 0 है, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे मतलब बेसिकली आप देख सकते हैं 60 52 आपका 45 और 7,
मतलब कुल मिला करके इसको सिंपल भाषा में देखेंगे तो देखिए पहले 0, फिर इसमें 2 जोड़े, फिर 3 यानी कि 5 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ेंगे 7, यानी 2 जोड़ो 3 जोड़ो 2 जोड़ो, ठीक है। तो 0 में 2 जोड़ोगे तो आपका 2 हो जाएगा, फिर 2 में 3 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 में 2 जोड़ोगे 7 हो जाएगा। ऐसे करके आप चाहें तो लिख सकते हैं। कुछ नहीं बुझाएगा तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, बस सिंपल पीछे पन्ना निकालिएगा, लिखना शुरू कीजिएगा। 6 5 4 3, 4 ठो था डाटा, चलिए इतना ठीक है। यहाँ 0 था, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर आपका सॉरी 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और यहाँ 7 हो जाएगा, ठीक है। 37 ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। कैसे याद करने के लिए हम बताएं आपको, टी तो आपका सब में इंटू रहेगा। हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले यहाँ 6 से लिखना है, 6 5 4 3 हो गया। इसके बाद यहाँ 0 शुरू करना है, 0 है, फिर पहले 2 जोड़ना है, फिर 3 जोड़ना है इसी में, 3 में 2 जोड़ेगा 5 हो जाएगा, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। तो 60 इंटू टी, 50 इंटू टी, 45 इंटू टी, 37 इंटू टी। पहला वाला क्या था सर, पहला वाला था अपार्टमेंट वाला, खाली कंडीशन याद रखिएगा, पहला था अपार्टमेंट वाला। दूसरा आपका क्या था, दूसरा था रेल लाइन है, नदी है उस कंडीशन में, या एक तल्ला घर है उस कंडीशन में। तीसरा क्या था, तीसरा था कच्चा मकान में, कच्चा मकान हो, तालाब हो, ठीक है, तालाब हो उस कंडीशन में। और लास्ट वाला तो आपको पता है रोड साइड के, एकदम अलग ही है, रोड साइड के नीचे माइनिंग करना है तो उस कंडीशन में। तो इसको याद कर सकते हैं आप अपने तरीके से, जैसा चाहें आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। 4 गो लाइन याद होना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बट इसको याद जरूर कीजिएगा यार, पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है डीजे देशमुख में टेस्टिंग ऑफ रूफ। टेस्टिंग ऑफ रूफ में क्या पूछा है सर, समझते हैं, समझाते हैं आपको सिंपल भाषा में। देखो टेस्टिंग ऑफ प्रूफ में बोला गया है कि या तो हम लाइट से जांच कर सकते हैं, टॉर्च लेके जाएंगे, टॉर्च वाले के दीवालों में लाइट मार के देखेंगे कहाँ क्रैक है, कहाँ से पानी रिस रहा है, कहीं पे हमको पपड़ी उपड़ी छूटने का तो नहीं दिख रहा है, कहीं पे रूप धस तो नहीं रहा है, कहीं पे उखड़ उखड़ के छत नीचे तो नहीं गिरा है, कहीं पे कोयला ज़्यादा ज़मीन पे तो नहीं गिरा हुआ है। उससे देख के हम समझ जाएंगे कि रूप जो है मेरा कमज़ोर हो रहा है, या जो साइड है वो चट्टान कमज़ोर हो रहा है, उसको ड्रेसिंग वेसिंग करा देंगे। दूसरा है आवाज़ को सुनना, मतलब अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो टप टूप का पत्थर गिरने का आवाज़ आएगा, कट कट का आवाज़ आएगा, क्रैक का आवाज़ आएगा, तो उससे हम समझ जाएंगे कि जो आवाज़ है उससे पता चल जाएगा कि हाँ हो रहा है। या फिर हम जो छड़ी लेके जाते हैं 1 मीटर लंबा छड़ी है ना, उस छड़ी से हम दीवार में ठोकते जाएंगे, जिसके आगे एक लोहा लगा रहता है छड़ी में, उसे ठोक ठोक के देखेंगे, अगर सॉलिड आवाज़ आ रहा है, टन टन का आवाज़ आ रहा है, हम समझ जाएंगे ठीक है। लेकिन अगर ढप ढप का आवाज़ आ रहा है, हम समझ जाएंगे भाई खोखला आवाज़ आ रहा है, तो पीछे रूप कमज़ोर हो गया, परत छोड़ेगा, तो उसको झड़वा देंगे। जो सपोर्ट है उसमें भी मार के देखेंगे, अगर सपोर्ट में ढप ढप का आवाज़ आ रहा है तो ठीक है, सपोर्ट में उल्टा होता है। सपोर्ट में ढप ढप का आवाज़ आ रहा है मतलब वजन नहीं पड़ा है, अगर सपोर्ट में टन टन आ रहा है पूरा समझ जाएंगे सपोर्ट पे ज़्यादा वजन पड़ रहा है, तो हमको या तो सपोर्ट चेंज करना है, लगाना है ना, या तो उस जगह पे हमको ड्रेसिंग करवाना पड़ जाएगा। इसी तरह से होता है वाइब्रेशन को देखना, हाथ को दीवार में छू के देखना, वाइब्रेशन हो रहा है क्या, कंपन हो रहा है क्या, अगर कंपन या भूकंप टाइप का ऐसा कुछ फील होगा तो हम समझ जाएंगे कि उसमें वाइब्रेशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। चलिए, लेकिन वाइब्रेशन टेस्ट में बोला गया है कि 2.2 मीटर तक ही पॉसिबल है, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है वाइब्रेशन टेस्ट में, है ना, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। और विजुअल टेस्ट में क्या बोला है, विजुअल टेस्ट में बोला है कि 5 मीटर तक ही पॉसिबल है, 5 मीटर तक ही हम लोग पॉसिबल है, उससे ज़्यादा हाइट हो जाता है तो पॉसिबल नहीं है। वाइब्रेशन टेस्ट लिमिट, विजुअल टेस्ट लिमिट, ठीक है। चलिए वाइब्रेशन टेस्ट 2.2 मीटर तक हाइट तक ही हम कर सकते हैं, मेरा हाथ उतना ही दूर जाएगा ना, पूरा ऊपर थोड़ी जाएगा। और विजुअल टेस्ट में 5 मीटर हाइट तक ही हम देख सकते हैं टॉर्च मार के, ठीक है। और बाकी स्टिक स्टिक से करते हैं तो स्टिक वाला भी आपका 1 मीटर हाइट तो होता है, तो 2 मीटर मतलब 3 मीटर के आसपास का हाइट तक ही आप बम्बू से जांच कर सकते हैं, है ना। इसको वाइब्रेशन टेस्ट हो गया, ये हो गया आपका, है ना, स्टिक टेस्ट, ये हो जाएगा 2.5 मीटर जनरली। ओके हम यहाँ पे लिख देते हैं लिमिट, लिमिट ऑफ टेस्ट, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं पॉइंट को। पहला हमने क्या बताया था, पहले हमने बताया था विजुअल टेस्ट, यानी आप टॉर्च मार के देख रहे हैं तो कितना दूर तक देख सकते हैं। तो अगर आप टॉर्च मार के देख रहे हैं तो उस कंडीशन में आप 5 मीटर हाइट तक देख सकते हैं विजुअल टेस्ट में, ठीक है। तो 5 मीटर लिमिट हो जाता है इसका विजुअल टेस्ट का। इसके बाद दूसरा हमने आपको क्या बताया था, दूसरा हमने बताया था वाइब्रेशन टेस्ट। वाइब्रेशन टेस्ट अगर आप हाथ से टच करके वाइब्रेशन को टच कर रहे हैं तो 2.2 मीटर तक आप टच कर सकते हैं। इस तरह से हमने बताया था स्टिक टेस्ट, स्टिक टेस्ट से कितना मीटर हाइट तक आप कर सकते हैं,
तो 2.5 मीटर हाइट तक कर देगा। इसको लिख सकते हैं आप, कभी पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है यार, यूपीपीएससी का कोई हाथ पैर नहीं होता है। तो डाटा को देखते चलिए, रटते चलिए, समझते चलिए। ओके ओके, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, और आगे की ओर बढ़ेंगे तो बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक है, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें आपको मतभेद होगा और आपको मज़ा आएगा। क्यों मज़ा आएगा, हम आपको बताते हैं। ये सब खत्म हो चुका है। कवर उवर सब गर्म करा दिए हैं, कॉन्सेप्ट समझाते चल रहे, इसीलिए आपको लग रहा है बड़ा जल्दी गुड़ रहा है भाई। देखो भाई साहब, ये ईसीएल का माइनिंग सरदार में पूछा हुआ था सर। ईसीएल का माइनिंग सरदार में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लड़का लोग कहता है डीजे देशमुख से सवाल कहाँ आता है। सर डीजे देशमुख को पलट के तो देखिए आप, इतना सवाल आता है, इतना सवाल आता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कौन कहाँ से पूछा था। ईसीएल का माइनिंग सरदार में अगर आपने एलसी काकू का डाटा को फॉलो किया होता तो आपका आंसर गलत था, गलत था, गलत था, क्योंकि उसमें 6 से 8 इंच लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये आपका सही है, सही है, सही है, क्योंकि इसमें एमएम में मतलब बेसिकली ये अलग डाटा हो जाता है। क्या था सर ऐसा सवाल जिसको लेके इतना बवाल हुआ था कि हाँ ये क्वेश्चन का ये आंसर कैसे हो सकता है, किताब में ये है वो है। आपका टेक्स्ट बुक क्या है पहले ये तो देखिए। हम डीजे देशमुख पढ़ा रहे हैं 2 महीना से, तो भाई मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, पता है हमको। तो टेक्स्ट बुक को एक बार देखिए तो सही। माइनिंग सरदार का ईसीएल का परीक्षा में पूछा होगा, जो माइनिंग सरदार का एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये था, एकदम हूबहू क्वेश्चन था कि अगर मान लीजिए गैलरी का हाइट 1.2 मीटर से 1.8 मीटर रहेगा, तो बताइएगा अगर हम प्रॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रॉप क्या होता है सर, प्रॉप सखवा का लकड़ी, सखवा, सखवा का लकड़ी होता है। सखवा एक ठो पेड़ का नाम है, उसका लकड़ी होता है जो बहुत मजबूत होता है। उस सखवा का लकड़ी से हम क्या बनाते हैं, प्रॉप बनाते हैं, खूंटा बनाते हैं, ठीक है। तो प्रॉप का डायमीटर होता है, कुछ ना कुछ डायमीटर होगा। तो जो डायमीटर है, कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर वाला डायमीटर ज्यादा है, नीचे वाला डायमीटर कम है, एक तरफ से मोटा एक तरफ से पतला होता है ऐसा, ठीक है। तो जो प्रॉप का डायमीटर है, बोला गया है कि जो अपर डायमीटर, जो आपका ज्यादा डायमीटर वाला साइड है, वो कितना होगा, ठीक है, वो हम नापते हैं। तो पूछा गया था बताइए इतना हाइट है तो वो कितना होगा। तो लड़का लोग दबा दबा के ठोका, 6 इंच, 8 इंच, 12 इंच, 44 इंच, कुछ भी मारा, लेकिन इसका सही आंसर क्या था, 100 से 12, 125 mm। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 10 सेंटीमीटर से लेकर के 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर से लेकर के 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपका जो स्केल होता है वो होता है 15 सेंटीमीटर का। 15 सेंटीमीटर बराबर होता है 6 इंच। तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर 4 इंच होता ना तो आप उसको टिक मारते तो चलता, लेकिन आप उल्टा मार दिए, क्योंकि 15 सेंटीमीटर में 6 इंच होता है। यहाँ पे हम 10 से 12 का बात कर रहे हैं, यानी पकड़ के चलिए तो 4, 4.5 इंच के बारे में हम बात कर रहे हैं। आप चले गए थे 6 इंच में, इसीलिए आपका गलत हो गया है। तो ये है ऑफिशियल डाटा 10 से। तो ये वाला जो डाटा है ना, 3 ठो लाइन है, 3 ठो लाइन है, मात्र 3 ठो लाइन है। ये 3 ठो लाइन को कृपा करके याद कर लीजिएगा। एक से 1.2 से 1.8 मीटर हाइट होगा, तो 100 से 125 mm होगा डायमीटर। थिक इंड का यानी मोटा वाला जो इंड होता है उसका हम बात करें, पतल का इंड का बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा बोला गया 1.8 से 2.4 मीटर हाइट है, तो 150 से 175 mm उसका डायमीटर हो जाएगा, थिक इंड का बात कर रहे हैं। और 3 मीटर से ज़्यादा है तो 175 से 225 mm हो जाएगा, ठीक है। 175 से 225 mm हो जाएगा, यानी 17.5 सेंटीमीटर से 22.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सोच के देखिए कि जो बड़ा वाला इंच वाला स्केल आता आधा हाथ का उससे थोड़ा सा कम मोटा लकड़ी का मोटाई रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका अगर क्लियर हो गया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। ये सब का सब डीजे देशमुख में दिया हुआ है। और सर एक किताब हम रेफ़र करना चाहेंगे, अगर आप पढ़ लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी तो इंस्पेक्टर के लिए नहीं, बट नया किताब अभी फॉलो ना करें तो ठीक रहेगा, जैसा आपको ठीक लगे। एनसी दे, एनसी दे का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जो भी माइनिंग सरदार ओवरमैन की तैयारी करना चाह रहे हैं फ्यूचर में, इस किताब का एक एक क्वेश्चन को चार्ट लेना है। क्या करना है, चार्ट लेना। हो सकता है क्वेश्चन नहीं भिड़े, हो सकता है क्वेश्चन नहीं भिड़े, लेकिन इससे जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना,
इस कॉन्सेप्ट से आप दूसरा क्वेश्चन में तुक्का लगा के ठोकिएगा और एकदम सही ठोकिएगा सर, ठीक है, क्योंकि इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप पढ़ लिए हैं डीजे देशमुख, ठीक है, लेकिन पढ़ने के बाद प्रैक्टिस भी तो करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस आलतू फालतू किताब में नहीं करना है, एकदम ढंग का किताब में करना है। जैसे हम नाम लिखते जा रहे हैं, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ले लीजिएगा। एनसीडे का किताब में आप कर सकते हैं सर प्रैक्टिस। इसके बाद एक CHRS शर्मा का आता है ऑब्जेक्टिव किताब माइनिंग टेक्नोलॉजी का। अगर EMT का आप तैयारी किए हैं तो प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है, लेकिन 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 इसमें हर चैप्टर में कम से कम 5 ऑब्जेक्टिव गलत है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव गलत है। तो इसको थोड़ा सा आप अगर सुधार लीजिएगा तो 1 नंबर किताब है। अगर नहीं सुधार पाइएगा तो कोई बात नहीं, फिर इसको स्किप कीजिए। आप NK दास का किताब को अलग अलग पढ़ सकते हैं, रेगुलेशन का अलग से, है ना, फंडामेंटल ऑफ माइनिंग का अलग से, ऐसे कर करके अलग अलग करके पढ़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। AK गोराई भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसमें भी आपको थोड़ा सा कलम चलाना पड़ेगा। कुछ ऑब्जेक्टिव जो है वो थोड़ा सा इधर उधर का है, बिना मतलब का है, और कुछ ऑब्जेक्टिव जो है उसका ऑप्शन थोड़ा गलती है, तो इसमें भी आपको थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। परफेक्ट किताब आज तक एक भी ऑब्जेक्टिव का हमको नहीं मिला, एक ही किताब मिला, वो है NC दे, जिसमें आज तक हम कोई गलती निकाल नहीं पाए हैं। एंड अगर आपको कोई गलती दिखेगा तो बताइएगा हमको कमेंट करके, हम भी मेल करेंगे NC दे साहब को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको बताया था हाइट ऑफ गैलरी के हिसाब से डायमीटर ऑफ प्रॉप। अभी देखिए, जो प्रॉप होता है ना, टिम्बर को 2 ठो बीमारी होता है, 2 को क्या होता है, बीमारी होता है। बीमारी को हम बोलेंगे डिजीज, है ना, डिजीज, इसका स्पेलिंग गलती होगा तो माफ कीजिएगा। टिम्बर का 2 ठो बीमारी होता है, बीमारिया का नाम क्या है, एक तो बोलते हैं ड्राई रॉट और एक तो बोलते हैं वेट रॉट। अब ये रॉट क्या होता है, रॉट का मतलब होता है सड़ना, और वेट रॉट का मतलब होता है सड़ना। ड्राई का मतलब सूखा, वेट का मतलब गीला। अभी सूखा सूखा कैसे सड़ेगा भाई, है गीला तो है नहीं, सूखा कैसे सड़ेगा, एकदम सड़ेगा। अगर लकड़ी सूखा है ना तो उसमें दीमक लग जाएगा, दीमक लग जाएगा लकड़ी में, और लकड़ी सड़ना शुरू हो जाएगा, उसका परत एकदम ये हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, मिट्टी जैसा, धीरे धीरे वो सड़ना शुरू हो जाएगा। वेट में, गीला में कैसे सड़ता है, गीला में तो बहुत सारा बैक्टीरिया है जो एकदम सड़ा देगा, खा जाएगा, बड़ा गंदा महकेगा, है ना, इसमें बहुत गंदा स्मेल भी आता है। तो ये दोनों का दोनों टिम्बर को बीमारी है, टिम्बर का बीमारी है। तो पूछा था सर डीजे देशमुख, NC दे में भी पूछा हुआ है, NC दे का भी क्वेश्चन है ये, आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन एक आध बार पहले पूछा है, माइनिंग सरदार ओवरमैन में नहीं, उसके ऊपर लेवल का क्वेश्चन पूछा है। ड्राई रॉट, वेट रॉट, याद रखिएगा, ड्राई रॉट, वेट रॉट, टिम्बर का बीमारी। आप बनाइए डीजे देशमुख, सॉरी NC दे का क्वेश्चन बनाइए, बनेगा आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया है, क्वेश्चन था ग्रीन ग्रीन टिम्बर किसे कहा जाएगा, ठीक है, ड्राई रॉट वाला को, वेट रॉट वाला को। इसके बाद बोला गया अनसीजनड टिम्बर, अनसीजनड टिम्बर को। तो याद रखिएगा, अनसीजन टिम्बर यानी सखवा जो होता है उसका कटाई का एक तो टाइम होता है, ठीक ना, बरसात का टाइम खत्म होने के बाद जब ठंडा वाला टाइम आता है तब कटता है। लेकिन बाकी टाइम में भी अगर काट लें, बाकी टाइम में भी ग्रो कर जाता है। कुछ सखवा है जिसको मतलब यूरिया फुरिया डाल के उसको हम बढ़ा देते हैं, उसको काट देते हैं लकड़ी के लिए, उसको बोलते हैं अनसीजनड टिम्बर। क्या बोलते हैं उसको, अनसीजनड टिम्बर। अनसीजनड टिम्बर को हम लोग ग्रीन टिम्बर भी कहते हैं, ग्रीन टिम्बर भी कहते हैं, याद रखिएगा, अनसीजनड टिम्बर को हम लोग ग्रीन टिम्बर भी कहते हैं, ठीक है। ये वाला अगर हम काट दिए, यूरिया फुरिया डाल के हम इसको ही कर दिए, तो यही वाला टिम्बर में जल्दी बीमारी लगता है। ड्राई रॉट है, वेट रॉट है, ये सब जो कमजोरी है यही में होता है। देखते हैं ना पोल्ट्री फार्म को, पोल्ट्री फार्म वाला जो मुर्गी है, वो मुर्गी को एगो बीमारी हो जाता है तो पूरा पूरा फैलता है, बर्ड फ्लू फैलता है, तो कितना कितना मुर्गी साफ हो जाता है। वही देसी मुर्गी है, देसी मुर्गी बहुत कम मरता है, काहे, उसमें झेलने का ताकत होता है। तो अगर आप अनसीजनड टिम्बर लाइएगा, है ना, यूरिया फुरिया डाल के लाइएगा बढ़ा के, तो वो तो भी कमजोर होगा ना जी, तो उसी को तो बीमारी होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक स्पष्ट हो गया होगा आई होप। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, मान के चलिए कि ये है आपका गैलरी, गैलरी है बहुत इंक्लाइन, 1/4 इंक्लाइन है, भयंकर इंक्लाइन है भाई, है? अब इसमें आपको बोला गया कि प्रॉप लगाओ। कैसे लगाओगे, ऐसे लगाओगे प्रॉप, टूट के गिर जाएगा 2 दिन में। इसको लगाने के लिए एक तो तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या तरीका इस्तेमाल करेंगे भाई, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका वर्टिकल निकालेंगे, ठीक है, इस गैलरी का हम वर्टिकल निकालेंगे। तो गैलरी का वर्टिकल हो गया कुछ ऐसा,
ठीक। इसके बाद हम सरफेस का वर्टिकल निकालेंगे, सरफेस का वर्टिकल होगा ना, तो सरफेस का वर्टिकल निकालेंगे। ठीक, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिए हैं, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ये है सरफेस, सरफेस फिर टेढ़ा हो गया, ड्राइंग मेरा बड़ी खराब है यार। ये रखो, हाँ हो गया अब सीधा। चलो, ठीक। अभी क्या करेंगे हम, पहले हम लेंगे इसका वर्टिकल। ठीक है, ये जो गैलरी है इसका वर्टिकल लिए, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सरफेस का वर्टिकल लेंगे। सरफेस का वर्टिकल अगर हम खींचते 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 लाएंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। इसको हम दिखाने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको साफ तौर पे दिखाई दे। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि ये है आपका सरफेस का वर्टिकल। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अगर हम कोई प्रॉप लगाएंगे, यानी सरफेस से वर्टिकल प्लस ये जो है गैलरी के वर्टिकल, गैलरी का वर्टिकल जहाँ पे आप खड़े हैं वहीं से वर्टिकल नापेंगे, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उस एंगल में अगर हम कोई प्रॉप लगाएंगे तो उसी प्रॉप को हम कहते हैं अंडर सेट प्रॉप। इसको क्या कहते हैं, अंडर सेट प्रॉप। अंडर सेट प्रॉप कहाँ लगाया जाता है, अंडर सेट प्रॉप लगाया जाता है इंक्लाइंड गैलरी में। इंक्लाइंड गैलरी में अंडर सेट प्रॉप लगाया जाता है। अंडर सेट प्रॉप कहाँ लगाया जाता है, इंक्लाइंड गैलरी में लगाया जाता है। क्या होता है अंडर सेट प्रॉप, जो गैलरी का वर्टिकल है और जो आपका सरफेस का वर्टिकल, इन दोनों के बीच में जो हम लगाते हैं उसे हम लोग अंडर सेट प्रॉप कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो तीन गो टर्म आता है, एक होता है लीड, एक होता है वेज, है ना, एक होता है फ्लैट बेट बेस पीस, बेस पीस। देखिए यहाँ पे हम बोलेंगे ना, आपको टेक्स्ट बुक को फॉलो ना करके एलसी काकू को फॉलो कीजिए। ठीक है, इस जगह पे, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक का डाटा है इसको री अपग्रेड कर दिया गया था डीजीएमएस के द्वारा एक सर्कुलर निकाल के कि जो भी इसका पैरामीटर होगा वो कुछ ऐसा ऐसा होगा जो कि एलसी काकू में दिया हुआ है। तो हमने आपको कहा था कि पहले आपका सीएमआर होगा, फिर आपका बाइलो होगा, तो बाइलो में ही ये आता है, ये सब लीड वीड ये सब सबका डायमेंशन जब चेंज किए तो वो बाइलो के अंदर में किए थे, इसीलिए आपको नया डाटा यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि डीजीएमएस साहब पहले आपको बता चुके हैं। तो लीड का डायमेंशन, वेज का डायमेंशन, फ्लेट बेस पीस का डायमेंशन, ये आपको एलसी काकू का किताब से पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है, एलसी काकू का किताब से पढ़ना है, अपडेटेड वाला 2018 के बाद वाला एलसी काकू, ठीक, पहले वाला नहीं। ठीक, चले, लीड का डायमेंशन, वेज का फ्लैट बेड पीस, इतना आप कर लीजिएगा, हमको उम्मीद है आपसे कितना आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे आते हैं। भाई साहब देखते हैं एक मिनट कितना खत्म हो पाया। चलिए, चलिए अब हम लोग प्रॉप सेट करने के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। सेटिंग प्रॉप, अरे सेटिंग प्रॉप में कुछ नहीं है भाई। सबसे पहले तो अगर मान लीजिए लीड बिछाना, फ्लेट बेस पीस बिछाना है नीचे तो बिछा दिए, उसके बाद लीड रखना ऊपर रख दिए, उसके बाद हम टिम्बर लगाते हैं। टिम्बर लगाने के लिए हम लोग को वेज लगाना पड़ता है, तो वेज को हाथ थोड़ा मार मार के टाइट करते हैं। टाइट करने के बाद एक बार जाँच करके देखते हैं कि वो सही से टाइट है कि नहीं है, ठक ठक डुब डुब का आवाज़ आता है। टाइट करने के बाद फिर हम लोग वहाँ से जाते हैं। तो प्रॉप को लगाने का जनरली यही एक तरीका होता है, इसी से हम लोग लगाते हैं। अगर ढलान है तो ढलान है तो अंडर सेट प्रॉप लगाएंगे, जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, वही सब किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी फ्लेट बेस पीस ये सब का डायमेंशन लिखा हुआ है, तो डायमेंशन को आपको थोड़ा सा कर लेना है, मेरे को दिमाग में भी नहीं आ रहा है ना, थोड़ा सा कमजोर भोथर दिमाग वाले हैं हम, तो अभी दिमाग में नहीं आ रहा, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद टिम्बर बार, टिम्बर बार। ठीक है, टिम्बर बार बेसिकली क्या होता है, हम अगर 50 सेंटीमीटर होल कर देंगे, है ना, कोल का पिलर में, और उसके बाद हम कुछ टिम्बर लगाएंगे तो उसे हम लोग टिम्बर बार कहेंगे, वो टिम्बर बार हो जाएगा। ये कब लगाते हैं, तो रूफ में अगर हल्का फुल्का वजन सहना है तो उस कंडीशन में हम लगाएंगे, जो पिलर है उसमें छेदा करेंगे दोनों साइड से, हम टिम्बर मतलब 50 सेंटीमीटर इधर छेदा करेंगे, 50 सेंटीमीटर इधर छेदा करेंगे, और उसके बाद लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा टिम्बर बार। ठीक है, इसके बाद एक होता है सफारी। सफारी क्या होता है सर, सफारी कुछ नहीं है, मान के चलिए कि जो आपका रूफ है, ठीक है, ये कन्वेंशनल टाइप का होता है ना। ये बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, दो साइड से या तो हम गड्ढा करके अंदर घुसा देंगे, या तो गड्ढा करके अंदर घुसा देंगे, कितना कितना 50 सेंटीमीटर, फिर नीचे भी ऐसे करके हम गड्ढा करके घुसा देंगे, जैसे गोल पोस्ट होता है ना, गोल पोस्ट बिल्कुल वैसे ही दिखता है ये। ठीक है, इधर भी 50 सेंटीमीटर, यहाँ भी 50 सेंटीमीटर, यहाँ भी 50 सेंटीमीटर गड्ढा करके हम क्या किए, दो ठो प्रॉप डाले, पहले इधर इधर, और फिर एक ठो प्रॉप रख दिए ऊपर में पूरा हाइट में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सफारी सपोर्ट बोलेंगे। कभी कभी ये जो साइड में है, ये साइड में हमको गड्ढा नहीं करना पड़ता, बल्कि यहाँ पे हम क्लैंप लगा देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लैंप लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग इसी को सफारी सपोर्ट ही बोलेंगे। ठीक है, इसको लगाने में
आपका ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्विक सपोर्ट के अंदर में आता है, तुरंत हम इसको लगा देते हैं, ठीक है। तो ये सब क्विक सपोर्ट में आता है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, गड्ढा करने में कितना समय लगेगा, ठीक। इसके बाद आता है कॉग सपोर्ट। देखो मेरा अगर ओपिनियन मानो, ऐसे तो किताब ठीक है, बट मेरा ओपिनियन मानो तो अगर आपके पास एचपी सोनी का दिग्दर्शिका है, दिग्दर्शिका, ठीक है, तो दिग्दर्शिका से ना आप सपोर्ट को एक बार पढ़िएगा। अगर आपका सपोर्ट भोथर है ना, भोथर, तो आपका जो सपोर्ट है बेहतर हो जाएगा। खराब है अगर आपका सपोर्ट, तो सपोर्ट सिस्टम थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, पढ़ने के बाद आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा वहाँ से। और थोड़ा सा डीप में लिखा हुआ है एचपी सोनी में, ठीक है, जो दिग्दर्शिका है उसमें सपोर्ट का, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि डाटा फॉलो कीजिएगा एलसी काकू का, ठीक है, क्योंकि अपडेटेड सर्कुलर के हिसाब से वो डाटा को अपडेट किया है सपोर्ट चैप्टर में, ठीक है, सपोर्ट चैप्टर में। हम डीजे देशमुख पूरा पूरी नहीं कह रहे हैं कि इग्नोर करना है, सपोर्ट चैप्टर में जो जो डाटा है, सपोर्ट वपोर्ट का जो डायमेंशन है, वो एलसी काकू से फॉलो कीजिएगा, क्योंकि सपोर्ट को लेके एक सर्कुलर निकाला गया था बीच में, आई थिंक 18 के आसपास में, उसको अपडेट कर दिया गया था एलसी काकू में, जबकि बाकी किताब में अपडेट नहीं है। तो सर्कुलर निकल गया, मतलब आपको अपडेटेड यहाँ पे मानना पड़ेगा। चलिए अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, नहीं नहीं ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक क्लास में शायद हो जाएगा। एक बड़ा क्लास लेंगे तो हो जाएगा, तो इसका टेंशन नहीं है, इसका टेंशन नहीं। आज इतना ही रखते हैं यार, आज इतना ही रखते हैं। देखो बैटरी भी डाउन हो गया लैपी का, और भूख लग गया बोलते बोलते, सुबह से खाए नहीं कुछ, 2 बज गया है ना, देख रहे हो कितना करना पड़ता है यार। बाकी ठीक है, चलो ओके। तो आई होप आपको सपोर्ट वाला जो चैप्टर है ये कारगर होगा, है ना। जितना हम आपको पढ़ाए हैं पूरा पढ़िएगा यार, शुरू वाला चीज़ को स्किप मत कीजिएगा। अगर माइनिंग सरदार हैं तो शुरू वाला चीज़ को स्किप कर सकते हैं, लेकिन डीजे देशमुख जो पढ़ाना शुरू किए तब से तो ज़रूर पढ़िएगा। आई होप आपके लिए ये क्लास फ़ायदेमंद रहा होगा, और अपना थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि मेरा ऐसा है कि बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा है एनसीएल को लेके, एनएलसी को लेके, लेकिन फिर भी हम पढ़ा नहीं पा रहे। कारण यही है कि हम चाहते हैं पहले आपका पोर्शन को उड़ा दें, बस लास्ट में ही है, लास्ट ही स्टेज है आपका, ख़त्म करेंगे उसके बाद नया बैच बनाएंगे। इस चक्कर में बहुत सारा बच्चा निकल भी गया, लेकिन कोई बात नहीं, आप मेहनत करते रहिए, अपना भरोसा बनाए रखिए, आपका निकलेगा ज़रूर, बस उम्मीद रखिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।